एपोकलिप्स शुरू होने के बाद मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। उसने सिर्फ खाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मार दिया, पर मैं मरता नहीं हूँ। मेरी दोबारा से आंखें खुलती हैं और मैं उस टाइम में वापस आ जाता हूँ जब एपोकलिप्स शुरू नहीं हुआ था। उसे शुरू होने में 3 दिन बाकी थे। मैं जब मरा था तब गॉड ने मुझे एक वरदान दिया था। उन्होंने मुझे इन्फिनाइट स्टोरेज की एबिलिटी दी थी। मैं उठने के तुरंत बाद उस पावर को चेक करता हूँ और हाँ, वो पावर अभी भी मेरे पास होती है। मैं किसी भी आइटम को अपने इन्फिनाइट स्टोरेज में सेव कर सकता हूँ। इस लाइफ में मैं फैसला करता हूँ कि मैं अपनी बीवी से बदला लूंगा। इस बार मैं उसे दुनिया में ही नरक दिखा दूंगा। मैं जब अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ तब मेरी बेटी सोफे पर बैठी होती है और मेरी बीवी मेकअप कर रही होती है। वो मुझसे कहती है, आज मास्टर लिन वापस आने वाले हैं, मुझे उनकी पार्टी में जाना है, इसीलिए मुझे तुरंत $20,000 दे दो। मुझे उनकी पार्टी में जाने के लिए एक नई ड्रेस लेनी है। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, हमारे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है और जो पैसे हमारे पास है हम उन्हें सेव कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरी बीवी गुस्सा होती है और मुझ पर चिल्लाने लगती है। वो गुस्से में अपने सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। वो मुझ पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मास्टर लिन एक बहुत ही अमीर इंसान है, अगर मैं उनकी पार्टी में बेकार के कपड़े पहन के गई तो मैं गरीब लगूंगी और इससे तुम्हारी इमेज खराब होगी। मुझे जल्दी से पैसे दो वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं मेरी बीवी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता हूँ, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मुझे परवाह नहीं। वो कहती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैं भी गुस्से में बोल देता हूँ, जाओ और अपने मास्टर लिन के पास ही जाकर रहो। मैं भी देखता हूँ कि वो तुम दोनों जैसे लूजर्स को कितने दिन अपने साथ रख पाएगा। ये सुनने के बाद मेरी बीवी मेरी बेटी का हाथ पकड़ती है और गुस्से में उसे लेकर मेरे घर से निकल जाती है। वो मुझे कह रही होती है कि मैं इस बात का रिग्रेट करूंगा, पर उसे क्या पता कि कुछ टाइम बाद वो रिग्रेट करने वाली है। मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं एक प्रॉपर्टी डीलर को कॉल लगाता हूँ और उससे अपने घर का प्राइस पूछता हूँ। मेरे घर का प्राइस वैसे तो 3 मिलियन था, पर क्योंकि मुझे अर्जेंट कैश में पैसे चाहिए इसीलिए मैं अपने घर को 2 मिलियन में बेच देता हूँ और आज ही कैश में पैसों की डिमांड करता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी डीलर से तो बात हो जाती है। उसके बाद मैं हर एक ऑनलाइन लोन ऐप से लोन लेता हूँ। मुझे जितना लोन मिल सकता है मैं उतना लोन लूंगा, क्योंकि 3 दिनों बाद पैसों की कोई कीमत नहीं होगी जब एपोक्लिप्स शुरू होगी। कुछ देर बाद मुझे मेरे घर की पेमेंट मिल जाती है। मेरे बैंक में 2 मिलियन ट्रांसफर हो चुके थे और 6 लाख मेरे पास पहले से ही पड़े थे, और क्योंकि अब मेरे पास पैसे आ चुके थे इसीलिए अब मुझे एपोक्लिप्स की तैयारी करनी होगी। मुझे मेरे रहने लायक एक सेफ बेस भी बनाना होगा। मैं बिना कोई देर किए डायरेक्ट जहाँ पर सामान इंपोर्ट होता है वहाँ पर चला जाता हूँ। मैं जाकर वहाँ के ओनर से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि एक ट्रक भर के चावल की कीमत कितनी होगी। उन्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ और वो कहते हैं, ये ट्रक पूरा 5 टन का है, तुम्हें चावल की बोरियां चाहिए है ना, तो बताओ मुझे तुम्हें कितनी बोरियां चाहिए। पर मुझे चावल की बोरियां नहीं चाहिए होती हैं। मैं उनसे कहता हूँ, मुझे पूरा ट्रक भर के माल चाहिए और मुझे सिर्फ यही नहीं बल्कि आटा भी चाहिए और नूडल्स भी, जो भी आपके पास खाने लायक सामान है मुझे हर एक वो चीज चाहिए। यहाँ पर जितना सामान है मुझे वो सब चाहिए। ये सुनने के बाद वो आदमी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम पूरी सुपरमार्केट खोलने का प्लान कर रहे हो? मैं अपना कार्ड बाहर निकालता हूँ और कहता हूँ, हाँ कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। इन सारे सामान को मेरे वेयरहाउस में डिलीवर करवा दीजिएगा। कुछ देर बाद वो खाने का ट्रक उस वेयरहाउस में आता है जो मैंने खरीदा होता है और वहाँ पर सारा सामान अनलोड करके चला जाता है। मैं अपने उस वेयरहाउस में जाता हूँ और उन सारी चीजों को देखता हूँ। उसके बाद एक एक करके हर एक चीज को अपने इन्फिनाइट स्टोरेज में सेव करता हूँ। देखते देखते वो पूरा वेयरहाउस खाली हो जाता है, पर इतना सामान मेरे लिए काफी नहीं है। ये बस कुछ सालों तक ही चल पाएगा। मुझे और खाने के आइटम्स चाहिए होंगे। मुझे मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स और KFC के आइटम्स भी चाहिए। एपोक्लिप में वही खाने का सामान सबसे ज्यादा लग्जरी होता है। सीन शिफ्ट होता है MC की बीवी के ऊपर, जो कि मास्टर लिन के लिए ड्रिंक तैयार कर रही होती है। वो अपने पति की बुराई करती है और कहती है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उससे कुछ पैसे मांग लिए थे, पर मास्टर लिन आप उससे बिल्कुल अलग हैं, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मास्टर लिन नोटिस करता है कि ये औरत उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। वो अपने मन में कहता है, ये औरत कुछ ज्यादा ही मेरे से चिपक रही है, मैं कुछ दिनों में इसे छोड़ दूंगा। हमारे MC की जो बेटी होती है वो इस टाइम पर मास्टर लिन को अपना डैड बुला रही होती है और अपने असली डैड की बुराई कर रही होती है। वो अपने डैड को लूजर बोलती है। सीन शिफ्ट होता है वापस से MC पर। वो अपने रहने के लिए एक सेफ बेस बनवा रहा होता है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, पर जब एपोक्लिप आएगी और बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी तब मेरा ये घर मुझे सुरक्षित रखेगा। इस बेस को बनवाने के बाद मेरे पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। कुछ दिनों में मेरे घर का काम कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है उस दिन की जिस दिन एपोक्लिप आया था। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में पूरा शहर नीला पड़ जाता है। हर तरफ ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और बर्फ भी काफी तेजी से गिरने लगती है। टेम्परेचर -30 डिग्री चला जाता है। पूरे शहर में तूफानी हवाएं चल रही होती हैं, पर मुझे इन सब चीजों से क्या, मैं तो अपने बेस में आराम से बैठा होता हूँ, अपने रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री पर सेट करके। जैसा मैंने सोचा था एपोक्लिप आ चुकी है। सीन शिफ्ट होता है MC की बीवी के ऊपर। उसे समझ नहीं आ रहा होता है अचानक से इतनी तेज हवाएं कैसे चलने लगी और मौसम इतना ठंडा कैसे हो गया। मौसम के ऐसे होने की वजह से हर जगह की लाइट भी कट ऑफ हो चुकी होती है। ये लिन नाम का बंदा एक बहुत मोटा सा कोट पहने होता है। MC की बीवी लिन से पूछती है, क्या गर्म वाला AC खराब हो चुका है? लिन गुस्से में कहता है, चुप रहो, पावर ही कट ऑफ हो चुकी है, क्या तुम्हें बाहर का नजारा नहीं दिख रहा? MC की बेटी रो रही होती है और वो कहती है अपनी मॉम से, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपने घर वापस जाना है। वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है और लिन से कहती है, डैड मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे खाना चाहिए। पर लिन गुस्से में उससे कहता है, चुप हो जा, मुझे खुद ठंड लग रही है। MC की बीवी सोचती है, मेरा पति अभी अपने घर पर होगा, मैं उसे जल्दी से यहाँ पर बुला लेती हूँ और हम उसके साथ वापस चले जाएंगे। वो कॉल लगाती है, तभी मुझे मेरी बीवी का कॉल आता है। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ, अरे देखो तो मुझे लिन फैमिली की लेडी की कॉल आई है। मैं उस कॉल को काट कर अपनी बीवी को वीडियो कॉल करता हूँ और जो चिकन मैं खा
खा रहा था उसे वीडियो कॉल पर दिखाता हूँ। मेरी बीवी मेरे घर में लाइट को आता देख काफी हैरान होती है। वो मुझसे पूछती है, आखिर तुम्हारे घर में लाइट कैसे आ रही है? मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, बल्कि उसे चिकन लेग पीस दिखाता हूँ। वो ये देखकर हैरान हो जाती है। वो मुझसे पूछती है कि ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मैं मुस्कुराते हुए बताता हूँ, फ्राइड चिकन, और क्या, और ये काफी अच्छा है। मैं वीडियो कॉल पर उसके सामने इसे खाता हूँ, और यहाँ तक कि वीडियो कॉल पर कोल्ड ड्रिंक भी उसे दिखाता हूँ। उसके सामने मैं अपने खाने के मजे ले रहा होता हूँ। एमसी की बेटी वीडियो कॉल पर खाने को देखकर अपना होश खो देती है। वो जिद करने लगती है कि उसे भी वो खाना खाना है। मेरी बीवी कहती है, तुमने सिचुएशन देखी ना, हमारी बेटी भूखी है, इसीलिए तुम्हारे पास जितना भी खाना है उससे हमारे पास ले आओ। ये मौसम मुझे मार डालेगा। और सुनो, यहाँ पर मास्टर लिन भी है, तो हमारे लिए ब्लैंकेट्स भी ले आना। मुझे उस लिन का नाम सुनकर गुस्सा आता है। मैं उसे कुछ बुरा कह देता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बीवी चिढ़कर कहती है, अपना मुंह बंद रखो, मास्टर लिन एक वीआईपी है। अगर तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हो तो शायद से वो तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब दे दें। मेरी बीवी की बैल बुद्धि देखकर मुझे काफी हैरानी होती है। मैं उससे कहता हूँ, सो मैं, क्या तुम पागल हो चुकी हो? इस एपोक्लिप में मुझे जॉब की क्या चिंता? ठीक है, मैं अब कॉल रख रहा हूँ, तुम अपनी बढ़िया जिंदगी मजे से जियो इस प्यारे से ठंडे मौसम में। ये कहने के बाद मैं फोन कट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उसका कॉल काट दिया था। इसीलिए मेरी बीवी काफी गुस्सा होती है। लेन मेरी बीवी के पास उठकर आता है। मेरी बीवी उससे कहती है, आप चिंता मत करिए मास्टर लेन, वो बस टफ होने की एक्टिंग कर रहा है, पर असल में वो एक बहुत बड़ा सिंप है। अगर मैं उससे थोड़ा अच्छे से बात करूंगी तो वो कुत्तों की तरह भागते हुए मेरे पास आ जाएगा और हमारे लिए खाना भी ले आएगा। पर तभी लिन उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है। वो जाकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, आपने मुझे मारा? लिन कहता है, तुम बस एक कचरा हो। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड ना कर रहा होता तो इस समय मैं अपने प्राइवेट जेट में होता, ना कि यहाँ पर ठंड में जम रहा होता। मैं अपने कोल्ड ड्रिंक के कैन को ओपन करता हूँ। अब जबकि एपोक्लिप शुरू हो चुकी है, अभी एपोक्लिप का पहला दिन है, तो इंसान अभी एक दूसरे को नहीं खाने वाले हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सोचता हूँ कि इस वक्त मेरी बीवी क्या कर रही होगी। मैंने पेट भर खाना खा लिया है, अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। मैं अपने खाने की फोटो खींचता हूँ और उसे सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। मैं उसके कैप्शन में लिखता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी के बहुत सारे मैसेजेस मेरे फोन पर पड़े हैं। उसने असल में वॉइस मैसेजेस भेजे होते हैं। मैं उसमें से एक मैसेज को प्ले करता हूँ। उसमें मेरी बीवी मुझे गालियां दे रही होती है, क्योंकि उसने वो खाने की तस्वीर देख ली जो कि मैंने सोशल मीडिया पर डाली थी। वो आगे कहती है कि वो कुछ देर में भूख से बेहोश हो जाएगी और मुझे उसे खाना देने के लिए कहती है, और ये धमकी देती है कि वो मुझे एक्सपोज कर देगी कि मैं उसे अब्यूज करता हूँ और मुझ पर एक झूठा केस डाल देगी। मैं बस अपने मन में इतना ही सोचता हूँ कि इस बैल बुद्धि में अभी तक अकल नहीं आई है। एपोक्लिप के समय पर ये मुझ पर केस करेगी। आखिर इस टाइम पर इसका केस कौन लड़ने वाला है? ये दुनिया का अंत है। मैं अपनी बीवी को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि वो मुझे और परेशान ना कर सके। उसके बाद मैं अपना कंसोल उठाकर गेम खेलने लग जाता हूँ। मैं आराम से सोफे पर बैठकर गेम खेलने लगता हूँ। तभी दूसरी तरफ लिन मेरी बेटी और मेरी बीवी को उसके घर से बाहर निकाल देता है। वो दरवाजे को उनके मुंह पर बंद कर देता है और कहता है, वापस मत आना जब तक तुम कहीं से खाना ना ले आओ। हम देखते हैं एमसी की जो वाइफ होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी बेटी के आंसू निकलना बंद ही नहीं होते हैं। वो ट्राई करती है एमसी को कांटेक्ट करने का, पर अपना एमसी तो उसे ब्लॉक मार चुका है। पूरी दुनिया का वेदर और खराब होते जा रहा था। टेम्परेचर -51 चला जाता है। पर मुझे क्या, मैं तो अपने घर पर बैठा आराम से गर्म खाना खा रहा होता हूँ। 3 दिन बीत चुके हैं एपोक्लिप को शुरू हुए। अब तक तो मेरे पड़ोसियों का खाना खत्म हो चुका होगा। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी बीवी ने मुझे मार दिया था खाने के लिए, और मैं मेरे पड़ोसियों के बारे में भी क्या कहूँ, उन्होंने भी मेरा खाना चुरा लिया था। पर इस बार मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। मैं अपनी चिमनी के फैन को तेज कर देता हूँ ताकि जो खाने की खुशबू है वो मेरे पड़ोसियों तक जा पाए। इसको मेरी अच्छाई समझना कि तुम लोग खाने की खुशबू भी ले पा रहे हो। मैं अपने डोर के बाहर लगे हुए कैमरास को चेक करता हूँ। मॉनिटर स्क्रीन पर खड़ा होकर मैं देखता हूँ खाने की स्मेल से मेरे पड़ोसी अपने घर से बाहर निकल आते हैं। वो मुझसे मिन्नत करने लगते हैं कि मैं अपना दरवाजा खोल दूं और उन्हें कुछ खाने को दूं। और यहाँ पर सिर्फ वही लोग नहीं खड़े होते हैं, बल्कि सारे पड़ोसी उनके साथ खड़े होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, तुम इतना सारा खाना अकेले नहीं खा सकते हो, कुछ खाना हमारे साथ भी बांटो। वो लोग कसकर मेरा गेट पीटने लगता है, पर मुझे उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो इस गेट को तो कभी नहीं तोड़ पाएंगे। मैंने बहुत पैसे खर्चा करे हैं। मेरी पिछली जिंदगी में इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बना लिया था और मेरे घर में आकर मेरा सारा खाना ले गए थे। इस बार मैं इनके मजे लेने वाला हूँ। मैं एक स्माइल करता हूँ और गेट के पास जाकर बोलता हूँ, अभी गेट के बाहर कौन खड़ा है? बाहर से मेरे एक पड़ोसी का जवाब आता है, शाओ जैंग, मेरा पोता भी मेरे साथ है, हमें 2 बोरी चावल और थोड़ा मीट दे दो, मेरा पोता काफी भूखा है। ये सुनने के बाद मैं उनसे कहता हूँ, आंटी लिन, असल में मेरे पास भी खाना नहीं है, आप खुद से अपना कोई जुगाड़ कर लीजिए। वो मुझ पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुमने अभी क्या कहा? मैं उनसे कहता हूँ, मैं अपना खाना कुत्तों को खिला दूंगा पर आपको नहीं, और अगर आपने दोबारा से मेरे दरवाजे पर एक और हाथ मारा फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ। ये सुनने के बाद वो बाहर से कहती हैं, तुम शाओ जैंग, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एक बड़ा टैटू वाला बंदा बोलता है, ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही जबान चला रहा है, एक बार जरा दरवाजा खोल और मैं तुझे सिखाता हूँ कि बड़ों के रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। वो दरवाजे पर जोर से किक मारता है, और सिर्फ एक बार नहीं, वो बार बार उस दरवाजे को मारता है, पर उस दरवाजे
दरवाजे पर लात मारने की वजह से वो खुद पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। वो हैरान होता है कि ये डोर इतना ज्यादा मजबूत है। भाई आखिरकार मैंने उस डोर पर पैसे खर्चा करे। आखिर में सारे पड़ोसी हार मान जाते हैं। वो मुझे बुरा भला कहते हैं और वो कहते हैं क्या वो हमें भूख से मरता हुआ देखना चाहता है। तभी यहाँ पर भागते हुए मेरी बीवी मेरी बेटी को लेकर आ रही होती है। वो मेरे घर के पास आ जाती है और वो काफी खुश होती है। वो गेट पर नॉक करके कहती है शाओ ज़ेंग दरवाजा खोलो। वो टैटू वाला बंदा कहता है ये औरत तो शाओ ज़ेंग की वाइफ है। वो पड़ोसी आंटी आकर उसकी वाइफ से कहती है अरे तुम तो सुमे हो ना, वही औरत जो कि अपने पति को अमीर आदमी के लिए छोड़कर चली गई थी। क्या हुआ, क्या उस अमीर आदमी ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया। शाओ ज़ेंग की वाइफ ऑलरेडी रो रही होती है। वो बार बार गेट पर खटखटाती है और रोते हुए माफी मांगती है। वो मेरी बेटी का नाम लगाती है और कहती है कि उसने ये सब उसके फ्यूचर के लिए किया था। मैं डोर के पास आता हूँ और अपनी बीवी से कहता हूँ सुमे मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहले ही ये बात बता दूं कि अब हम लोग साथ में नहीं हैं। और मुझे बताओ तुम वापस क्यों आई हो मेरे पास। मैं मॉनिटर स्क्रीन पर उन सब की हालत देख रहा होता हूँ और मजे से अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता हूँ। मैं अपने पड़ोसियों से कहता हूँ मेरी बात सुनो तुम लोग, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी जो ये एक्स वाइफ है वो मुझे लिन फैमिली के अमीर आदमी के लिए छोड़कर गई थी और अब देखो मेरे पास वापस आ गई। तुम्हें पता वो लिन नाम का बंदा बिलियनर है, उसका घर पूरा खाने से भरा पड़ा है। मेरी बीवी वहाँ पर 3 दिन उसके साथ रही, इसीलिए मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी के बैग में खाने का सामान होगा। एक बार तुम लोग उसके बैग को तो देखो, वो कितना ज्यादा भरा लग रहा है। मेरे ये कहते ही सारे पड़ोसियों की नजर मेरी बीवी के बैग पर जाती है। मैं उन सबको बताता हूँ कि उसमें खाने का बहुत टेस्टी सामान हो सकता है। उन सब की नजरों में भूख दिख रही होती है और वो लोग किसी पागल ज़ॉम्बी की तरह मेरी बीवी के पास जाने लगते हैं। वो उसे पकड़कर उसका बैग छीन लेते हैं, पर जब वो लोग बैग को चेक करते हैं तो उसमें से सिवाय मेकअप के और कुछ नहीं निकलता, जिसे देखकर वो टैटू वाला पड़ोसी काफी गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में मेरी बीवी से कहता है मुझे पता, जल्दी खाना कहाँ है। मेरी बीवी अपने मेकअप के सामान को उठाने लगती है, पर वो पड़ोसी उसके मेकअप के सामान पर पैर रख देता है। वो जल्दी जल्दी से सारे मेकअप के सामान को उठाने लगती है। वो सबसे कह रही होती है इन्हें बर्बाद मत करो, ये बहुत महंगे हैं। ये लिमिटेड एडिशन की लिपस्टिक थी जो मैंने काफी महंगी खरीदी थी। ये बहुत ज्यादा महंगी, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम इसके पैसे भी नहीं दे पाओगे। ये कहते हुए वो रो रही होती है। मेरी पड़ोस की आंटी कहती है तुम तो बिल्कुल बेकार की हो, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास खाने को कुछ होगा। तुम्हें अब ऐसे देखकर मुझे हैरानी नहीं हो रही कि तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम एक बहुत ही बेकार औरत हो। सारे नेबर्स उसकी वाइफ से दूर चले जाते हैं। सारे पड़ोसी आपस में कहते हैं कोई भी उसकी बीवी को और उसकी बेटी को अंदर मत आने देना, उनके पास कुछ भी नहीं है। सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं सिवाय मेरी बीवी और मेरी बेटी के। मेरी बीवी रोते हुए मेरी बेटी से कहती है तुम डरो मत बेटा, तुम्हारे डैड डोर खोल देंगे। मैं ये सब मॉनिटर स्क्रीन से देख रहा होता हूँ। मेरी बीवी मुझसे वापस से माफी मांगती है। वो भीख मांग रही होती है दरवाजा खोलने के लिए। वो इतनी टूट जाती है कि वो कहती है हमें खाना मत दो, पर कम से कम हमें गर्म पानी ही दे दो, तुम्हें हमारी शादी की कसम। ये सुनने के बाद मैं उससे माइक पर कहता हूँ तुमने शादी कहा, क्या तुम्हें ये शादी तब याद आई थी जब तुम उस अमीर आदमी के पास चली गई थी। क्या तुम्हें हमारी शादी की परवाह भी है। मैं अपने घर की लाइट बंद कर देता हूँ और उनसे कहता हूँ चलो अब रात होने वाली है, तुम लोग बाहर -60 डिग्री को एंजॉय करो। और सच में बाहर का टेम्परेचर -60 डिग्री होता है। मेरी बीवी मेरी बेटी को लिए बाहर बैठी होती है। मेरी बेटी उससे कहती है मॉम मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है। पर सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी भूखी होती है। कुछ टाइम बाद मेरी पड़ोस की आंटी बाहर निकलती है। उनके हाथ में खाने का कुछ होता है, जिसे देखकर मेरी बीवी तुरंत उनके पास भागते हुए जाती है। वो उनसे खाना मांगने लगती है, पर पड़ोस वाली आंटी कहती है मुझसे दूर हटो, हमारे पास खुद भी खाना नहीं है। मेरी बीवी उनसे खाने की भीख मांगने लगती है। उसके बाद मेरी पड़ोस की आंटी कहती है ठीक है, आखिरकार तुम मेरी पड़ोसी हो, मैं तुम्हें मरते हुए तो नहीं देख सकती, पर ये खाना मैं तुम्हें एक शर्त पर ही दूंगी। तुम्हारा कोट मुझे काफी पसंद आया, ये मुझे दे दो और मैं तुम्हें इस बन का आधा हिस्सा दे दूंगी। मेरी बीवी कहती है नहीं, अगर ये कोट मैंने आपको दे दिया तो मैं जमकर मर जाऊंगी। वो पड़ोस वाली आंटी कहती है तो तुम मुझे ये नहीं दोगी, ठीक है कोई बात नहीं, तो भूखी मरो। पर जब वो पड़ोस की आंटी जाने लगती है, मेरी बीवी अपना कोट उतार कर उसे वो कोट दे देती है। वो कोट को पाकर वो पड़ोस वाली आंटी काफी खुश हो जाती है। वो उस कोट के बदले उसे बन का आधा हिस्सा दे देती है और उसका कोट पहनकर वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। मैं अभी अभी हॉट शावर लेकर बाहर निकला होता हूँ। मेरा घर इस एपोक्लिप में सबसे ज्यादा सेफ है। हॉट शावर सच में काफी ज्यादा मजेदार होता है। मैं टेबल पर जाता हूँ और बैठकर अपना खाना खाता हूँ। पेट भर खाना खाने के बाद मैं उठता हूँ और मॉनिटर स्क्रीन की तरफ जाता हूँ बाहर के हालात देखने के लिए। मैं देखता हूँ मेरी बीवी को फाइनली कुछ खाने के लिए मिल जाता है। देखती जाओ, अभी तो शो बस शुरू हुआ है। कल रात जो खाना बच गया था इसमें से काफी बदबू आ रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे इसे फेंक देना चाहिए, पर रुको, ये तो खाने की बर्बादी होगी है ना। मुझे यकीन है कि बाहर बैठा कोई इंसान इसे खा ही लेगा। हम बाहर देखते हैं कि अब भी उसकी बीवी और उसकी बेटी बाहर बैठी होती है और वो टैटू वाला बंदा एक पिन से मेरे डोर का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मैं अपने डोर के फूड पास एरिया को खोलता हूँ, जिसे देखकर पता नहीं क्यों वो टैटू वाला बंदा खुश हो जाता है। वो कहता है मेरे भाई तुमने फाइनली डोर खोल दिया। मेरी बीवी की नजर भी डोर पर पड़ती है, पर ये डोर असल में मैंने उनके अंदर आने के लिए नहीं खोला है, बल्कि वो जो बेकार का खाना बच गया था वो उन्हें देने के लिए खोला होता है। वो खाना बाहर फेंक कर मैं उनसे कहता हूँ ये खाना सड़ चुका है, तो क्या तुम मेरे लिए इसे कूड़े में डाल दोगे। उस खाने की पन्नी फट जाती है
और वो खाना जमीन पर गिर जाता है। पड़ोसी लोग और मेरी बीवी इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि वो जमीन पर गिरे खाने पर भी टूट पड़ते हैं और उस खाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। मैं ये सारा नजारा अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता हूँ। मैं अपनी ड्रिंक का ग्लास उठाता हूँ और ये सब देखते हुए मस्त उसे एंजॉय करता हूँ। इन्हें ऐसे आपस में लड़ता देख मुझे काफी मजा आ रहा था। में तुमने मुझे पिछली जिंदगी में मार दिया था, अभी तो बस शुरुआत हुई है। वो जो खाना मैंने बाहर फेंका था उसे खत्म करने के बाद सारे पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं और मेरी बीवी के हाथ बस एक हड्डी लगती है। वो उसे मेरी बेटी को देते हुए कहती है, ये लो इसे खा लो, ये चिकन की बोन है। और भूख के मारे मेरी बेटी उसे खाने भी लगती है। मेरी बीवी अपने मन में सोचने लग जाती है, उसने विंडो ओपन करी थी और खाने को मेरे सामने फेंका। इसका मतलब है कि वो अभी भी मेरी केयर करता है। पागल हो गई ये औरत भूख के मारे। आगे वो कहती है, पक्का मेरे पति को डर था कि पड़ोसी मुझसे खाना ना चुरा ले, इसीलिए उसने खाने को कूड़े की तरह फेंका। पक्की बात है वो मुझे सिग्नल भेज रहा है। हाँ नहीं, मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? वो चिकन की बोन काफी टेस्टी थी। मुझे पता कि वो तुमने हमारी बेटी के लिए भेजा था। मेरी बीवी जो बाहर ये सब खड़े कह रही होती है, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि मैं अपने घर के अंदर बैठकर आराम से गेम खेल रहा होता हूँ। मेरा सारा ध्यान गेम पर होता है। थोड़ी देर बाद मैं गेम को बंद कर देता हूँ और डोर पर आता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी बीवी की बातें नहीं सुनी, मुझे लगता कि वो बस पागल हो चुकी है। मैं डोर के पास खड़े होकर उससे कहता हूँ, सुमी क्या ठंड के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? वो बस कचरा था जो कि मैंने बाहर फेंका, वो कोई सिग्नल नहीं था, इसीलिए डेल्यूजनल होना बंद करो। मेरी बीवी इसके जवाब में कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, तुम बस अभी गुस्से में हो। नाटक करना बंद करो और अगर सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो दरवाजा खोलो और मेरी आंखों में देख कर कहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं उसे स्क्रीन के पास बैठकर देख रहा होता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम्हें बस वो अमीर आदमी चाहिए था, तुमने बस मुझे बैकअप की तरह ट्रीट किया। और तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, उसे भी लिन को अपना डैड बनाना था, तब तुम्हें मेरा प्यार याद नहीं आया। अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, पर रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, जाकर अपनी जिंदगी जियो। मैं अपनी ड्रिंक को उठाता हूँ और कहता हूँ, बस तुम मेरी जिंदगी को बेहतर होते हुए देखो। मैं उस ड्रिंक को पूरा पी जाता हूँ। बाहर से मेरी बीवी कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हम पड़ोसियों के एक ग्रुप को साथ में देखते हैं। वो टैटू वाला बंदा कहता है, मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है। वो साला हमें अपने किचन का कचरा खिला रहा था। वो पड़ोस वाली आंटी कहती हैं, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, उसके घर का डोर काफी ज्यादा मजबूत है, हम उसे कुल्हाड़ी से भी नहीं तोड़ सकते, हम उसके घर में नहीं घुस सकते। दूसरा पड़ोसी कहता है, अगर हमें जल्दी ही खाना नहीं मिला तो कल तक हम सारे बेहोश हो जाएंगे। वो टैटू वाला बंदा गुस्से में कहता है, अगर हम उसके घर के अंदर नहीं जा सकते तो हम उसे जबरदस्ती बाहर निकालेंगे। उसका डोर काफी ज्यादा मजबूत है, पर वो डोर गर्म तो होता ही होगा है ना, तो अगर हम किसी जलती हुई चीज को उसके डोर पर डालेंगे और उसे आग से जला देंगे तो उसका पूरा घर जाइंट ओवन में बदल जाएगा। इसके बाद वो अंदर नहीं रह पाएगा। एमसी की बीवी अभी तक डोर पर ही बैठी होती है। तभी पड़ोसी काफी सारे सामान के साथ उसके डोर के पास आ रहे होते हैं। वो टैटू वाला बंदा एमसी की बीवी से बोलता है, ओए तो तुम अभी तक जिंदा हो? उसकी बीवी उससे बोलती है, तुम लोग इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो टैटू वाला आदमी उसकी बीवी को लात मारकर दरवाजे से दूर कर देता है और बाकी के पड़ोसी काफी सारी किताबों को डोर के पास रखने लगते हैं। वो हर एक जगह को ब्लॉक कर रहे होते हैं और ये सारी चीज मैं अपने घर के अंदर बैठा स्क्रीन पर देख रहा होता हूँ। अब ये बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं? लगता है इनके पास जीने की इच्छा नहीं है। सारे पड़ोसी एक साथ आ चुके होते हैं। वो टैटू वाला बंदा कहता है, क्योंकि तू दरवाजा नहीं खोल रहा है इसीलिए मरने के बाद हमें ब्लेम मत करना। ये कहते हुए वो टैटू वाला बंदा अपना लाइटर जलाता है और उसके डोर के आगे आग लगा देता है। वो बाहर से चिल्ला रहा होता है, चलो देखते तुम कब तक छुप कर रहोगे अंदर। मेरी बीवी भी पता नहीं क्यों आग लगता देख काफी खुश होती है, पर इन लोगों को कौन समझाए। मैंने ऑलरेडी हर एक चीज की तैयारी कर रखी है। मैंने जिस वाटर सप्लाई को अपने इन्फिनाइट स्टोरेज में सेव करके रखा था, मैं उसे बाहर निकालता हूँ और उसे फ्रीजिंग गन से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि वो पानी बर्फ बनकर बाहर निकले। मैं उस गन को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। मेरे पास इतना ज्यादा पानी है कि मैं 5-6 जिंदगियां जी सकता हूँ। अब मैं इस पानी को -60 डिग्री की बर्फ में बदल दूंगा। अब मैं इन लोगों को जाकर बताता हूँ कि मुझसे क्यों दूर रहना चाहिए था। हेलो मेरे पड़ोसियों, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? काफी टाइम हो गया तुम सबको नहाए हुए है ना। मेरी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी डोर के पास आने लगते हैं। मैं विंडो को खोलता हूँ और अपनी आइस गन को आगे करता हूँ और उस गन को अपने पड़ोसियों पर चला देता हूँ। काफी तेज बर्फ निकलती है जो मेरे पड़ोसियों को दूर तक उड़ा देती है। पूरी जगह फ्रीज हो चुकी होती है। वहाँ पर सब ठंड के मारे कांपने लगते हैं। मैं उन सबको स्क्रीन पर देख रहा होता हूँ। उसके बाद मैं आराम से दोबारा से खाने बैठ जाता हूँ। मैं अपने खाने के पूरे मजे ले रहा होता हूँ। उसके बाद मैं अपना गेमिंग कंसोल उठाता हूँ। बाहर वो टैटू वाला बंदा कहता है, मुझे मेरे हाथ फील नहीं हो रहे हैं, मेरी उंगलियां काली पड़ चुकी हैं। पड़ोस वाली आंटी का चेहरा काला पड़ चुका होता है, उनका चेहरा काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है। वो मुझे गालियां दे रही होती हैं। मेरी बीवी कहती है, अच्छा हुआ मैं जल्दी से जाकर छुप गई थी, आखिर उसके पास इतना पानी आया कहाँ से? क्या अंदर उसके पास पूरा समंदर है? तभी वो टैटू वाला आदमी मेरी बीवी के पास आकर उसे लात मारता है। वो मेरी बीवी और मेरी बेटी को उठाता और कहता है, हम इनका इस्तेमाल करेंगे उसे धमकाने के लिए। मैं इनको आराम से अंदर बैठा मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहा होता हूँ और वो भी मेरी गर्म कॉफी पीते हुए। मुझे पता है कि मेरे पागल पड़ोसी कुछ न कुछ करने वाले हैं।
वाटर गन से मैं बस उन्हें डरा सकता हूँ, पर जब ये लोग अपनी औकात से बाहर चले जाएंगे तो मुझे अपने एक खास वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी इफेक्टिव रेंज 100 मीटर है। ये किसी शील्ड के भी आर पार जा सकता है। तू साले टैटू वाले मोटे आदमी, तेरा नाम चांग है ना? अगली बार अगर तू मुझे दिखा तो मैं तेरे ऊपर पानी डालने के बजाय अपनी इस नई वेपन से मारूंगा। वो चैंग एमसी की बीवी और उसकी बेटी को डराता है और उनसे कहता है, रोना बंद करो, मैं तुम लोगों से बाद में निपटूंगा। वो उन्हें एक बोतल देता है जो कि किसी चीज से भरी होती है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो लोग एसी यूनिट से होकर जांग की बालकनी तक जाए। उस बोतल में गैस होती है। चैंग कहता है, वहां पर जाकर इस बोतल को उसकी विंडो पर फोड़ देना और फिर इसे जला देना। उसके बाद वो खुद बाहर निकल आएगा। एमसी की बीवी कहती है, नहीं, वो कम से कम 10 फ्लोर ऊंचा है और बाहर हर जगह बर्फ है। अगर मैं एसी यूनिट की तरफ से होते हुए जाऊंगी तो मैं फिसल कर गिर सकती हूँ। पर सारे पड़ोसी उसे फोर्स करने लगता है। वो पड़ोस वाली आंटी उसकी बेटी को पकड़ती है और कहती है, अगर तुम नहीं जाओगी तो पता नहीं हम तुम्हारी बेटी के साथ क्या करेंगे। उसकी बेटी रोने लगती है और वो मजबूरन जाने के लिए मान जाती है। वो खिड़की से कूदती है। उसकी पीठ पर रस्सी बंधी होती है। ये लोग उसे सबसे ऊपर से फ्लोर बाय फ्लोर नीचे उतार रहे होते हैं। वो नीचे उतरते वक्त अपने पति को बुरा भला कह रही होती है। मैं ये सब अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हुए अपनी न्यू वेपन को साफ कर रहा होता हूँ। मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ। जिंदा रहने के लिए उसने सच में इतना बड़ा रिस्क लिया। जब मैं अपने इस बेस को तैयार करवा रहा था तब मैंने हर एक जगह कैमरास को इंस्टॉल करवाया था। तुम मेरे ऊपर बालकनी से अटैक करना चाहते हो, ये काफी बढ़िया आइडिया है, पर मेरे आगे बेकार है। सो में पिछली बार तुमने मुझे मार दिया था और अब तुम मुझे जिंदा जलाना चाहती हो। उसकी बीवी बालकनी तक पहुंच चुकी होती है, पर मैं अभी बालकनी के पास आ चुका होता हूँ। मैं उस वेपन को उस पर पॉइंट आउट करता हूँ और कहता हूँ, अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो यहाँ से जा नहीं पाओगी। मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं, जब सुमे ने मुझे लिन के बॉडीगार्ड से पिटवाया था। तुम बस एक अच्छी जिंदगी के लिए मुझे छोड़कर उस अमीर आदमी के पास चली गई थी, मुझे धोखा दिया और फिर बाद में मुझे मार दिया। तुम सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं वहाँ पर बर्फ में लेटा मर गया था, पर इस बार मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एमसी की बीवी लाइटर जलाते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। तुम मेरे लिए डोर नहीं खोल रहे थे, इसीलिए अब मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। मैं उसके सामने अपने न्यू वेपन को करता हूँ और कहता हूँ, तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान है, पर मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे डर और पछतावे में सड़ो। मैं बालकनी की विंडोज को ओपन करता हूँ और अपने वेपन के साथ उसके ऊपर पॉइंट आउट करता हूँ। मैं बिना किसी मर्सी के अपनी बीवी पर फायर कर देता हूँ। वहाँ के जो पड़ोसी होते हैं वो उसकी बीवी को ऊपर खींच लेते हैं। वो उस पर गुस्सा करते हैं, जबकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। अब उस औरत की इंजरी थोड़ी ठीक हो चुकी होती है। पड़ोस वाली आंटी कह रही होती है, तुम तो कोई काम की नहीं हो। एमसी की वाइफ अपने मन में सोच रही होती है, उसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। वो उन पड़ोसियों से कहती है, मैं अब वापस नहीं जाने वाली, तुम लोग भले ही मुझे मार दो। इनकी ये सारी बातें चैंग सुन लेता है। वो आते ही एमसी की वाइफ को लात मारता है। वो उन्हें यहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, आज से तुम लोग फ्लोर पर नहीं सोगे बल्कि बाथरूम में सोगे। तुम्हारे जैसे निकम्मे लोग वहीं पर बिलोंग करते हैं। चैंग उन्हें बाथरूम में फेंक जाता है। एमसी की वाइफ के मन में पुरानी यादें चलने लगती हैं। जब उसका पति उसको शॉपिंग पर ले जाया करता था, वो उसका ख्याल रखता, उससे अच्छा अच्छा खाना खिलाता। ये सब याद आने के बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं अपने रूम में बैठा सेब खा रहा होता हूँ। मैं अपना फोन बाहर निकालता हूँ, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा पड़ोसियों का ग्रुप है उस पे क्या चल रहा है। मुझे वही पड़ोस वाली आंटी का वॉइस नोट आया होता है। वो उस मैसेज में सारा इल्जाम मेरी बीवी के ऊपर डाल देती हैं और जो कल रात हुआ उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग बताती हैं। और ऐसे ही सारे पड़ोसी भी बहाना बना रहे होते हैं। वो कल रात का सारा इल्जाम मेरी बीवी के ऊपर डाल रहे होते हैं। वो लोग ये कह रहे होते हैं कि मेरे लिए वो लोग मेरी बीवी को सबक सिखाएंगे। मैं अपने फोन को बंद करता हूँ और सोचता हूँ, ये लोग थोड़ा सा खाना पाने के लिए कितना गिर चुके हैं। उन लोगों ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश करी और अब वो लोग उस बात को मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं और सारा इल्जाम मेरी बीवी पे लगा रहे हैं। जैंग की बीवी अपनी बेटी को गले लगाकर बैठी होती है। चैंग अपना फोन चेक करते हुए कहता है, जैंग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। तभी वो पड़ोस वाली आंटी कहती है, तो हमें उससे कुछ और दिखाना होगा। वो सबसे ज्यादा नफरत अपनी बीवी से करता है। उसकी बीवी को उसके डोर के पास ले जाते हैं और वहाँ उसे मारना शुरू करते हैं। अगर वो खुश होता है तो कम से कम वो हमें बचा कुचा खाना दे ही देगा। चैंग उसकी बीवी को उसके बालों से पकड़ता है। वो चिल्लाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर चैंग उसकी नहीं सुनता। वो उसे उसके डोर तक ले जाने लगता है और कह रहा होता है, अपने पति से माफी की भीख मांगो। अगर तुम्हें रोता हुआ देख वो खुश होता है तो वो कम से कम हमें कुछ खाना दे देगा। चैंग चिल्लाते हुए जैंग के डोर के पास कहता है, जरा इस औरत को देखो, इसने ही तुम्हें धोखा दिया था। हम तुम्हारी मदद करेंगे इसे सबक सिखाने में, बस हमें इसके बदले थोड़ा सा खाना दे दो और हम आज रात इसका पैर तोड़ देंगे। वो पड़ोस वाली आंटी उसकी बीवी को एक डंडे से मारती है और उसे बार बार मारे जा रही होती है। उसकी बीवी दर्द से चिल्लाती है। वो रोते हुए माफी मांगती है और जैंग से उसे बचाने के लिए कहती है, पर मैं तो अंदर बैठा आराम से सेब खा रहा होता हूँ। मैं उस सेब को कचरे में फेंकता हूँ और मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखता हूँ। फिर मैं डोर के पास जाता हूँ और उन लोगों से कहता हूँ, तुम उसका पैर तोड़कर क्या ही साबित कर लोगे? तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश करी थी और अब तुम लोगों को लगता है कि मैं इसके बदले तुम्हें
तुम्हें खाना दूंगा। आखिर में मेरे पड़ोसी हार मान जाते हैं। हम देखते हैं जैंग की वाइफ सो रही होती है। उसे सोता देख वो पड़ोस वाली आंटी कहती है, ये औरत पूरी यूजलेस है, ये हमारे कोई भी काम नहीं आने वाली, हमें कुछ और करना होगा, क्योंकि जैंग को लोगों को दर्द में देखने में मजा आता है। तो चलो उसे कुछ और दिखाते हैं। हम इस बार उसकी बेटी का इस्तेमाल करेंगे। उसकी बेटी से उसके डोर के सामने भीख मंगवाते हैं, शायद वो इस पर तरस खाकर हमें कुछ खाने को दे दे। वो पड़ोस वाली आंटी उसकी बेटी को जबरदस्ती जैंग के डोर के पास ले जाती है और उससे मदद की भीख मांगने को कहती है। उसकी बेटी भी माफी मांगने लगती है। रोते हुए वो अपने डैड को पुकारती है। वो कह रही होती है, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अंदर आने दो। पड़ोस वाली आंटी उस लड़की को और ज्यादा फोर्स करने लगती है और उस पर चिल्लाए जा रही होती है। मैं ये सब स्क्रीन पर देख रहा होता हूँ। मेरी बेटी अभी भी डोर के पास खड़ी होकर मुझसे माफी मांग रही थी। मैं एक चिप्स का पैकेट लेकर आता हूँ और उससे खाने लगता हूँ। असल में मेरी बेटी भी मुझे नीचा दिखाया करती थी। वो मुझे लूजर कहती थी, जबकि मैं उसकी इतनी केयर करता था। और वो बिना किसी देर के उस अमीर आदमी को अपना डैड बनाने के लिए तैयार हो गई। खैर थोड़ी देर बाद मुझे उसकी आवाज मेरे कानों में चुभने लगती है। मैं उठता हूँ और जाकर विंडो खोलता हूँ। मैं उन लोगों से बोलता हूँ कि अब चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा। चैंग मुझे देखकर खुश हो जाता है। वो मुझसे खाना मांगता है। मैं जो इन लोगों की आवाज से परेशान हो चुका था, उन चिप्स को जो मैं खा रहा था, उन्हें बाहर जमीन पर फेंक देता हूँ। वो लोग तुरंत भागते हुए आते हैं और उसे उठाने लगते हैं जैसे कोई जानवर हो। तभी उस लड़की की माँ वहाँ पर आ जाती है। वो डोर पर अपनी बेटी को लेकर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर किसी को आता देख चैंग अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठा लेता है। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिन फैंग आ जाता है, वही अमीर आदमी जिसके लिए जैंग की बीवी ने उसे छोड़ा था। उसे देखते ही पड़ोस की आंटी उसे पहचान जाती है। लिन फैंग के बॉडीगार्ड्स के हाथों में बैग्स देखकर चैंग उसकी तरफ आता है और उससे पूछता है, तुम आखिर हमारी बिल्डिंग में क्या करने आए हो? वो सब छोड़ो, क्या तुम्हारे बैग में खाना है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। चैंग से ये सुनने के बाद लिन फैंग डायरेक्ट अपनी गन निकालता है और उसे उस पर पॉइंट आउट करते हुए कहता है, अच्छा वो मेरे वेयर हाउस में गन्स पड़ी थी, तो क्या बोल रहा था तू? मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मैंने बाकी लोगों से उनका खाना छीना और तू साले मुझसे ही मेरा खाना छीनने की कोशिश कर रहा था। लिन को देखकर जैंग की बीवी खुश हो जाती है और वो कहती है, मुझे लगा ही था मास्टर लिन आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। लिन कुछ खाने के लिए निकालता है। जैंग की बीवी को लगता है कि वो उसके लिए है, पर लिन उसे खुद खाने लगता है। वो उससे कहता है, मुझसे कोई खाने की उम्मीद मत रखना, मैं यहाँ पर कुछ वफादार कुत्ते ढूंढने के लिए आया हूँ जो कि मेरी मदद कर सके। मैंने सुना कि जैंग ने काफी ज्यादा खाना स्टोर करके रखा है, जो भी मेरी मदद करेगा उसका दरवाजा तोड़ने में मैं उसे खाना दूंगा। ये सुनने के तुरंत बाद चैंग अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर तुरंत घुटनों पर आ जाता है। वो लिन को अपना मास्टर मान लेता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लिन ये देखता है, फिर वो जो खा रहा था उसे जैंग की बीवी को दे देता है। वो कहता है, मैं कभी भी अपनी औरतों को नहीं भूलता हूँ। जैंग की बीवी डोर के बाहर से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मास्टर लिन मुझे बचाने आ गए। पहले मुझे इस औरत के लिए बुरा लग रहा था, पर ये तो एक नंबर की पलटू निकली। जब लिन देखता है कि जैंग की बीवी उसे गालियां दे रही है, तब वो जोरों से हंसने लगता है। मैं अंदर बैठकर स्क्रीन पर ये सब देख रहा होता हूँ, तो तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। अगर तुम लोग मुझे परेशान करने का इरादा बना ही चुके हो, तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। लिन के बॉडीगार्ड्स दरवाजे पर कुल्हाड़ी से मारने लगते हैं उसे तोड़ने के लिए। लिन उनसे पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा, पर ये दरवाजा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लिन उनसे कहता है, तुम लोग बकवास करना बंद करो और दरवाजे को तोड़ने पर ध्यान दो। वो लोग वापस से दरवाजा तोड़ने में लग जाते हैं, पर उससे कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद चैंग आकर दरवाजे के पास कहता है, जैंग मिस्टर लिन के पास तुम्हें मारने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो चुपचाप बाहर आ जाओ और मिस्टर लिन से अपनी जान की भीख मांगो। मुझे इनकी ये बात सुनकर गुस्सा आता है। मैं उस दरवाजे की एक विंडो को खोलता हूँ और अपना वेपन उठा लेता हूँ और डायरेक्ट उसे फायर कर देता हूँ। वो एरो जो मैंने फायर किया था वो सीधा जाकर चैंग को लगता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मेरे पास क्रॉसबो है तो वो तुरंत छुपने लग जाते हैं। वो लोग गेट के सामने से भागने लगते हैं। मैं दरवाजे के अंदर से कहता हूँ, जो मैंने अभी किया वो बस एक वार्निंग थी। अगर तुमने मेरे दरवाजे को दोबारा से छुआ तो अगली एरो जो कि मैं फायर करूंगा वो सीधा तुम्हारे सर पर लगेगी। लेन बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। मैं उससे कहता हूँ, लेन अगर तुम्हें लंबा जीना है तो यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मैं अपना फोन निकालता हूँ और सोफे पर बैठ जाता हूँ और जो खाना मैं खा रहा था उसके साथ अपनी एक फोटो लेता हूँ ताकि मैं उसे ऑनलाइन पोस्ट करके अपने पड़ोसियों की ओर जला सकूं। मैं उस पोस्ट के साथ एक वॉइस नोट छोड़ता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ, अकेले खाना खाना कितना लोनली होता है। मेरे पास इतनी सारी ड्रिंक्स हैं पर मेरे साथ कोई पीने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स ये बात मैं उनकी जलाने के लिए कह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज रात कितने लोग भूखे सोएंगे। वो पोस्ट बाहर बैठे जैंग की बीवी देखती है। वो खाने को देखकर हैरान हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, ये तो बहुत ही टेस्टी बाहर का खाना खा रहे हैं। लिन जैंग की बीवी से उसका फोन छीनता है और जब वो उसे एक महंगी शराब पीते हुए देखता है तो लिन अपना कंट्रोल खो देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ये बंदा मेरी सबसे फेवरेट शराब पी रहा है जो कि अभी मेरे पास भी नहीं है। चैंग भी उस पोस्ट को देखता है। वो भी काफी भूखा होता है। उस पोस्ट को देखने के बाद उसके मुंह से पानी आ रहा होता है। वो कहता है, ऐसे खाने की एक बाइट के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। जैंग की बीवी जो कि कुछ समय पहले चुपचाप बैठी थी वो अपना कंट्रोल खो देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, जैंग ये सब तुम सह कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है, तुम खा कर मर क्यों नहीं जाते हैं? बाहर ये सब लोग मेरी बुराइयां कर रहे होते हैं पर मुझे क्या, मैं तो आराम से बैठकर अपने शाही खाने के मजे ले रहा होता हूँ। मेरी बीवी को ये चीज नहीं पता पर उसे गुस्से में देखकर मुझे मजा आ रहा है। तभी मुझे मेरी पहली गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जो कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे साथ थी। वो मुझसे कहती है, मैंने तुम्हारी फोटो देखी खाने के साथ, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। ये देखकर मुझे खुशी हुई। अभी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैं काफी डरी हुई हूँ। पर अगर मैं सच कहूँ तो मैं हमारे उस कॉलेज के प्रॉमिस को नहीं भूली
हूँ। पहले तुम हमेशा कहा करते थे कि जब तुम बहुत सारे पैसे कमा लोगे तो मुझे बहुत लग्जरी खाना खिलाने ले चलोगे। मुझे ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और एक पुरानी याद मेरे सामने आ जाती है। असल में मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर थी। जब मैंने उससे शादी के लिए कहा था तो उसने मुझे मना कर दिया था, ये कहकर कि वो एक गरीब के साथ नहीं रह सकती। ये एक गोल्ड डिगर लड़की कौन से प्रोमिसेस की बात कर रही है। मैं सोफे पर बैठकर देखता हूँ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे कई सारे वॉइस नोट्स भी भेजे हैं। मैं अकेले इन नोट्स को नहीं सुनना चाहता, इसीलिए मैं इन नोट्स को अपनी बीवी के साथ सुनूंगा। मैं अपने डोर पर जाकर अपनी बीवी को आवाज देता हूँ और कहता हूँ, सो मैं यहाँ पर आकर सुनो कि टॉप पर आने का क्या मतलब होता है। मैं उन नोट्स को प्ले करता हूँ जिसमें मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझसे माफी मांगती है क्योंकि उसने मुझे पहले हर्ट करा था, इसीलिए वो शांत आवाज में उन सारी चीजों की माफी मांगती है। मेरी बीवी बाहर से बैठकर ये सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड उन मैसेजेस में कुछ पुरानी मेमोरीज याद दिला रही होती है कि कैसे हम साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। खैर, अब मैं फाइनली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को रिप्लाई करता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम्हारी एक्टिंग ऑस्कर डिजर्व करती है। सो मैं तुमने वो सब सुना ना, तुमने देखा ना अच्छी लड़कियां कैसे माफी मांगती हैं, ना कि तुम्हारी तरह गुस्सा करती हैं और चिल्लाती हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कहती है, ये किस लड़की की आवाज थी जो तुमने मुझे फोन पर सुनाई। वो मेरे डोर के पास आकर कहती है, जैंग क्या तुम्हारे साथ कोई लड़की भी है? वो कुतिया कौन है जो कि तुम्हारे साथ है? उससे कहो कि वो अभी यहाँ से निकल जाए, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं मेरी बीवी को ऐसे गुस्से में देखकर स्माइल करता हूँ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के और भी मैसेजेस पड़े थे, मैं उन्हें प्ले करता हूँ। वो मुझे बताती है कि वो मेरी बिल्डिंग के बाहर है। वो आगे कहती है कि उसकी मदद सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और अगर मैं उसे बचा लेता हूँ तो वो मेरे लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी। ये सुनने के बाद मेरे चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ जाती है। मैं उसके ये मैसेजेस अपनी बीवी के सामने प्ले कर रहा था, जिसको सुनने के बाद वो कहती है, जैंग तुम उस कुतिया का यकीन मत करना, वो बस तुम्हारे खाने के पीछे है, वो मुझसे भी कई ज्यादा घटिया होगी। हम देखते हैं गेट के पास चैंग खड़ा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बड़ी मुश्किलों से जीने चढ़कर आ रही होती है। वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। चैंग की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो उसे देखने के बाद कहता है, तुम कौन हो? इस फ्लोर पर आना मना है तो यहाँ से चली जाओ। वो लड़की कहती है कि वो जैंग को ढूंढ रही है और खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताती है। ये वही एक्स गर्लफ्रेंड होती है जिसने जैंग को मैसेज करा था। ये सुनने के बाद चैंग हंस पड़ता है। वो कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड तो सुमे थी जो कि अब उसकी बीवी है, तो तुम कौन हो? वैसे वो सब छोड़ो, तुम्हारा फिगर काफी कमाल का है, ठरकी साला। खैर, आगे चैंग कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब है तुम हमारे कुछ तो काम आ ही सकती हो। तभी हम यहाँ पर लिन को आते हुए देखते हैं। वो आकर चैंग से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चैंग कहता है, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई है, ये बता रही है कि ये जैंग की गर्लफ्रेंड है। वो लड़की लिन से भी कहती है, मैं जैंग की गर्लफ्रेंड हूँ और उसने मुझे इन्वाइट करा है। वो अपना फोन निकालती है और कहती है, देखो उसने मुझे खाने की फोटो भी भेजी थी। उसने कहा था अगर मैं उसके घर आती हूँ तो वो मुझे खाने को देगा। लिन उस लड़की का फोन लेकर वो फोटोज को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, ये जैंग भी कितना अजीब बंदा है, इस बंदे को अपनी बीवी नहीं चाहिए पर अपनी गर्लफ्रेंड को ये घर पर बुला रहा है। लिन उस लड़की से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें जैंग ने बुलाया है। वो लड़की कहती है, जैंग मुझसे बहुत प्यार करता है, उसकी वो बीवी से तो वो परेशान हो चुका था, मुझे जैंग से बात करने दो, वो पक्का मेरे लिए डोर खोल देगा और जब वो डोर खोलेगा तो तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो उससे सारा खाना छीनने में। जैंग सच में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। सब नीचे यहाँ पर। ये सुनकर लिन भी उसे टीम अप कर लेता है। आगे वो लड़की जैंग के डोर के पास जाती है जहाँ पर पहले से जैंग की बीवी होती है। वो लड़की जैंग की बीवी को पहचान जाती है और कहती है, अरे यार जरा देखो तो यहाँ पर सुमे है, हमारी कॉलेज की सबसे एटीट्यूड वाली लड़की जो कि काफी खूबसूरत थी। मेरी प्यारी सीनियर सुमे, तुम्हारे हालात ऐसे कैसे हो गए? तुम तो इस डोर के पास सिक्योरिटी गार्ड जैसे खड़ी हो। जैंग की बीवी कहती है, जियांग चियान तुम बेशरम फॉक्स, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये मेरे घर का डोर है, यहाँ से चली जाओ। जैंग ने तुम्हें काफी सालों पहले ही छोड़ दिया था, हम इस नई लड़की को चियान कहेंगे। चियान कहती है, मुझे जैंग ने यहाँ पर बुलाया है, उसने मुझे खाने की फोटो भेजी थी और वैसे भी मैं उसका पहला प्यार हूँ। तभी यहाँ पर लिन आता और इन दोनों से कहता है, दोनों बहस करना बंद करो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम में से कौन ज्यादा मैटर करता है जैंग के लिए। मेरे पास आधा बैग भरकर कुकीज रखे हैं, जिसने भी जैंग का दरवाजा खुलवा दिया उसे ये कुकीज मिलेंगे। दोनों लड़कियां कुकीज की लालच में आ जाती हैं। चियान गेट पर खड़े होकर कहती है, दरवाजा खोलो जैंग, ये मैं हूँ चियान, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो, चलो हम लोग साथ में रहा जाएगा। तुम्हें मुझे डांस करते हुए देखना पसंद है ना? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए रोज डांस करूंगी। ये कहते हुए वो चियान अपना कोट उतार देती है और कैमरा के सामने डांस करने लगती है, जिसे देखकर जैंग की बीवी कहती है, चियान तुम सच में मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो? मैं इन सब की बकवास अपने कमरे में बैठकर देख रहा होता हूँ सेब खाते हुए। मेरा पहला प्यार जो कि मेरी एक्स है और मेरी बीवी, ये दोनों ही पागल है। मुझे ये दोनों पसंद कैसे आ गई? मैं सच में पहले अंधा था। मैं माइक पकड़कर बाहर कहता हूँ, चियान अब बस भी करो, तुम्हारा डांस किसी ज़ॉम्बी से भी बेकार है। तुमने मेरा पूरा नाश्ते का मजा बिगाड़ दिया क्योंकि लिन ने तुम्हें कुकीज देने का वादा किया है। मेरे पास एक फूड कैन रखा है जो कि एक्सपायर हो चुका है। तुम में से जिसने भी मुझे ज्यादा एंटरटेन किया मैं उसे ये कैन दे दूंगा। ये सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और उस खाने के लालच में आ जाती हैं। चियान डोर के पास जाती है और कहती है, तुम्हारी बीवी एक नंबर की कुतिया है, ये तुमसे गद्दारी कर रही है, ये चाहती है कि तुम दरवाजा खोलो ताकि ये लिन के साथ मिलकर तुम्हें मार सके। ये सुनकर जैंग की बीवी के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो गुस्से में कहती है, ये कमीनी झूठ बोल रही है।
जैंग तुम इसकी बातों में मत आना, ये बस एक पागल लड़की है। ये सुनने के बाद चियान कहती है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, क्या तुम लड़ना चाहती हो? मैं वैसे भी बहुत समय से तुमसे नफरत करती थी। चियान जैंग की बीवी के बाल पकड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और फिर उसे बहुत मारती है। वो ऊपर देखते हुए हंसती है। मैं अपनी ड्रिंक पीते हुए उनसे कहता हूँ, तुम सब कितने गद्दार हो यार। पहले तुम लोगों ने मिलकर मुझे मारने का प्लान किया, पर अब थोड़े से खाने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। चियान बहुत बुरी तरह से जैंग की बीवी को मार रही होती है। वो उसके मुंह से खून तक निकाल देती है। वो ऊपर देखते हुए जैंग से कहती है, मैंने इसे अच्छी तरह से मारा है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। ये लड़की बार बार इतना कुछ भी पे क्यों फोकस कर रही है? खैर, मैं अंदर बैठा होता हूँ और अपनी ड्रिंक को टेबल पर रखता हूँ और कहता हूँ, तुमने अच्छा करा। मैं उस कैन को उठाता हूँ और उसे डोर पर ले जाकर विंडो खोलता हूँ और उस खाने के कैन को बाहर फेंक देता हूँ। मैं कहता हूँ, चियान तुम फाइट करते वक्त बहुत ही गंदी दिख रही थी, मुझे तुम पसंद नहीं आई और तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? मैं ये खाना लिन को दे रहा हूँ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो उससे भीख मांगो। चियान बाहर अभी भी जैंग की बीवी को मार रही होती है। लिन नीचे झुककर उस कैन को उठाता है। वो उन दो लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहता है, देखा, जैंग ने मुझे खाना दिया, ना कि तुम दोनों लूजर्स को। मैं तुम्हें बता दूं, इसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं लिन को ये हरकतें करते हुए देख रहा होता हूँ। मैं उन लोगों से कहता हूँ, लिन ज्यादा खुश मत हो, मैंने तुम पर खाना तो फेंका, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो तुम्हारा है। चियान और सुमे, मेरी बात सुनो। लिन के हाथों में जो कैन का डिब्बा है, उसे जो भी उससे छीन लेता है तो वो उसका हो जाएगा। चियान ये सुनते ही सुमे को छोड़ देती है और लिन के पास जाकर कहती है, मुझे वो दे दो, वो मेरा है, और उससे लड़ने लगती है। पर लिन उसे धक्का दे देता है और अपनी पॉकेट से गन निकालता है। तभी सुमे उठकर उसके पैर पर काट लेती है। लिन को उस चीज से काफी दर्द होता है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है, पर तब तक चियान भी उठ चुकी होती है। वो दोनों मिलकर जमीन पर उसे गिरा देते हैं और चियान उसे मारने लगती है। ये चीज दूर से खड़े होकर लिन का बॉडीगार्ड और चैंग देख रहा होता है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं। चैंग कहता है, ये दोनों ने तो हमसे गद्दारी कर दी है, चलो चल कर लिन को बचाते हैं। वो वहाँ पर पहुंचकर उन औरतों से लिन को छुड़ाने लगते हैं और वो लिन को बचा भी लेते हैं। मैं अंदर बैठा हंस रहा होता हूँ। मुझे अब चीजें पसंद आने लगी हैं। जब बात इंसान की भूख पर आती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बाहर लिन का बॉडीगार्ड लिन के फेस पर मरहम पट्टी करता है। लिन को जैंग पर काफी गुस्सा आता है। उन दोनों लड़कियों को बांध दिया जाता है। लिन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इन दोनों को बाहर फेंक दो, इन दोनों को जाकर बर्फ में फेंका और इन्हें मरने के लिए छोड़ दो। चैंग ये सुनने के बाद कहता है, लिन, अगर तुम इन्हें बाहर फेंक देते हो तो ये सच में मर सकती हैं। चैंग उन औरतों को जाकर पकड़ लेता है। लिन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? सुमे अपनी गलती की माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि वो दोबारा नहीं करेगी। चियान कह रही होती है, लिन, मुझे मत मारो, मैं यूजफुल हूँ, मुझे जैंग की वीकनेस पता है। ये सुनने के बाद लिन कहता है, उसकी क्या वीकनेस है? चियान कहती है, भले ही वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, आखिर में वो एक इंसान है और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। और मास्टर लिन, आप जैसे इंसान पर औरतों पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। अभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो आप अपने हाथ खुद से गंदे मत करिए। आपकी जगह पर मैं सुमे को सबक सिखाऊंगी, वो अपनी औकात भूल चुकी है। ये सुनकर लिन उसे एक कुकी देता और कहता है, ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्या तुम मेरी डॉग बनना चाहोगी? चियान उससे वो कुकी लेकर खाने लगती है। लिन कहता है, चलो देखते हैं कि तुम कैसा करती हो, जाओ और सुमे को सबक सिखाओ। मैं उसके रोने की आवाज सुनकर पक चुका हूँ। चियान सुमे के पास जाती है और वो उससे कहती है, तुम्हें बस रोना ही आता है, रुको मैं अभी तुम्हारा मुंह बंद करती हूँ। और ये कहने के तुरंत बाद चियान सुमे को मारने लगती है। वो मारते मारते उसका पूरा चेहरा लाल कर देती है। उसके मुंह से खून आ जाता है। चियान उसका गला पकड़ती है और उससे कहती है, अब से तुम कुछ और नहीं बल्कि हमारी गुलाम हो। वो उसे मार कर नीचे गिरा देती है। लिन और चियान हंस रहे होते हैं। लिन चैंग से कहता है, तुमने देखा, कभी कभी बुरे लोगों को ही बुरे लोगों को मारने देना चाहिए। ये औरत बहुत बड़ी पागल है, इसीलिए हम इसे अपने साथ रख सकते हैं। चियान लिन के पास आकर कहती है, हमारा कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है, जैंग का दिल अब पत्थर बन चुका है। ये सुनकर लिन गुस्सा होता है। वो उससे कहता है, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो तुम किस काम की हो फिर? क्या तुम बस फ्री का खाना खाना चाहती हो? चियान कहती है, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आदमियों को अच्छे से जानती हूँ। जैंग को ड्रामा पसंद है, तो चलो उसके लिए एक शो परफॉर्म करते हैं, एक ऐसा शो जिसमें हम जिंदगी और मौत का खेल खेलेंगे। लिन कहता है, और ये हम कैसे करेंगे? चियान अपना कोट उतारते हुए कहती है, तुम ऐसा प्रेटेंड करो जैसे तुम मुझे मार रहे हो, पर तुम्हें मुझे सच में मारना होगा। जितनी जोर से तुम मुझे मार सकते हो उतनी जोर से। मैं अपना कोट उतार दूंगी ताकि ये और रियल लगे। लिन ये सुनकर खुश होता और कहता है, एक सेल्फ सेक्रीफाइस का नाटक, मुझे ये प्लान पसंद आया। उसके बाद चियान कहती है, उसके बाद मैं उसे एक सीक्रेट बताऊंगी जो उसे हमेशा डराएगा, और जैसे ही वो अपना गार्ड डाउन करेगा, अगर वो हल्का सा भी गेट खोलता है तो हम तुरंत अंदर घुस जाएंगे उस पर अटैक करके। लिन कहता है, पर अगर ये नाटक करते हुए तुम जमकर मर गई तो मुझे ब्लेम मत करना। चियान कहती है, भूखे रहने से अच्छा मरना है। उसके बाद चियान जैसा बताती है लिन वैसा ही करता है। वो चियान को उसके बालों से पकड़कर उसको डोर की तरफ ले जा रहा होता है। चियान भी नाटक शुरू कर देती है। वो लिन से अपनी जान की भीख मांगने लगती है। लिन हाथ में चाकू लिए कहता है, अगर जैंग ने डोर नहीं खोला तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा।
और लिन ये कहकर उसका सर डोर में लड़ा देता है। चियान जैंग से मदद की भीख मांगती है। वो डोर के पास जाकर रोते हुए कहती है, जैंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो कि मैंने हमेशा तुमसे छुपाया था। कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैं प्रेग्नेंट थी और वो तुम्हारा बच्चा था। तुम्हारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अबॉर्शन करवा लिया। जैंग अंदर बैठा ये सब सुन रहा होता है। बाहर से रोते हुए चियान कहती है, जैंग तुम्हें उस बच्चे का वास्ता जो कि पैदा ही नहीं हो पाया, प्लीज डोर को खोल दो, मुझे अंदर आने दो। ये सुनने के बाद मैं हंसता हूँ और क्लैप करता हूँ। मैं अपने मन में कहता हूँ, चियान तुम कोई अच्छा झूठ नहीं बोल सकती थी क्या? तुमने अपने मन में ही एक कहानी बना ली ताकि मैं तुम्हें अपने घर के अंदर ले लूँ। अब जबकि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर ही रही हो तो चलो मैं भी तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखाता हूँ। मैं उठकर डोर के पास जाता हूँ। मैं विंडो पर जाकर लिन को रुकने के लिए बोलता हूँ और फिर चियान से पूछता हूँ, चियान क्या तुम सच बोल रही हो? क्या सच में वो बच्चा था? लिन अपनी चाकू को अंदर रख लेता है। चियान कहती है, हाँ वो सच में था। हम लोग काफी यंग थे, इसीलिए मुझे डर था कि मैं तुम्हारी कॉलेज लाइफ को खराब ना कर दूं और फिर तुम्हें फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम्स हो। लिन और चैंग उसकी एक्टिंग देखकर हंस रहे होते हैं। चियान कह रही होती है, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया तुम्हारे फ्यूचर को बचाने के लिए और जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं अंदर से कहता हूँ, तो ये हुआ था। चियान तुमने बहुत मुश्किलें झेली। थोड़ा दरवाजे के पास आओ, मैं आखिरी बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी सच में परवाह थी तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। चियान कहती है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी बदला ही नहीं था, इसीलिए दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं चुपके से अपने हाथ में पेपर स्प्रे पकड़े होता हूँ और चियान से कहता हूँ, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? कॉलेज के 4 सालों तक तुमने मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। तुमने कहा था कि तुम शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहती हो, तो ये बच्चा कहाँ से आया? मतलब कुछ भी, क्योंकि तुम बहुत बकवास कर चुकी हो और मुझे बच्चे के बहाने फंसाने की कोशिश करना। चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा टेस्ट करवाता हूँ। ये कहकर मैं पेपर स्प्रे को उसके मुंह पर मारता हूँ। चियान जमीन पर गिर जाती है, उसका चेहरा जलने लगता है। चैंग लिन से कहता है, ये पेपर स्प्रे काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनने के बाद लिन कहता है, इसे मुझसे दूर रखो, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, मुझे इससे घिन आ रही है। चैंग चियान को पकड़ता है और उसे यहाँ से ले जाता है। आखिर में चियान एक दीवार के पास बैठी रो रही होती है। सुमे उसके सामने खड़ी होती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, जरा देखो तो हमारी खूबसूरती की मूरत को क्या हुआ है, जरा अपनी शक्ल तो देखो। तुम कह रही थी कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, जरा अब अपने आप को देखो तो तुम एक सुअर लग रही हो। यही तुम्हारी सजा है मेरे हस्बैंड को सेड्यूस और मुझे मारने के लिए। चियान सुमे को धक्का देती है और जाकर दरवाजे पर मारने लगती है और कहती है, जैंग अपने घर से बाहर निकलो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे मेरा खूबसूरत चेहरा वापस चाहिए, मुझे हर वो चीज चाहिए जो तुमने छीनी है। अगर मैं भूत भी बन जाती हूँ तब भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार के रहूंगी। मैं उसे देख रहा होता हूँ अपने रूम से और कह रहा होता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती ने तुम्हें बुरा बना दिया, तुम्हारे पास सिर्फ खूबसूरती ही थी पर अब वो भी नहीं है। शो खत्म हो चुका है। लिन तुम्हारे पास प्यादे कम पड़ रहे हैं। बाहर वो चारों लोग खड़े होते हैं। चैंग कहता है, बॉस चलो यहाँ से चलते हैं, ये दरवाजा फायर प्रूफ है और ये टूटता भी नहीं है और ना ही जैंग हमारे जाल में फंस रहा है। हमारा बस समय बर्बाद हो रहा है। जैंग हमें मारेगा भी नहीं, पर अगर हम यहाँ खड़े रहे तो ठंड से जरूर मर जाएंगे। लिन कहता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? अगर अब हम यहाँ से गए तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चैंग उससे चिल्लाते हुए कहता है, पर वो कम से कम मरने से तो बेटर है। अगर हम जिंदा रहे तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं और जब हमें मौका मिलेगा तो हम इसे बम से उड़ा देंगे। लिन काफी गुस्सा होता है और वो कहता है, जैंग इस बार तुम जीत गए, पर तुम बस इंतजार करो, जिस दिन तुमने दरवाजा खोला मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। लिन चैंग को एक लात मारता और कहता है, तू क्या मुझे घूर रहा है बे? इन दो लड़कियों को रस्सी से बांध दो और यहाँ से चलो। मैं अपनी चेयर पर बैठा होता हूँ और कहता हूँ, फाइनली अब मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। मैं अपना फोन निकालता हूँ और देखता हूँ कि किसी ने कॉलेज ग्रुप में मैसेज करा है। ये हमारा एक बहुत पुराना ग्रुप है। ये तो कोई यांग नाम की लड़की है। ये क्या मैसेज कर रही है? उस मैसेज में वो लड़की कहती है, क्या मेरा मैसेज कोई देख रहा है? मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, क्या मुझे कोई बचा सकता है? मैं जिम के अंदर इक्विपमेंट रूम में हूँ। एक ग्रुप कुछ लोगों को लेकर आ रहा है मेरी तरफ। उन लोगों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को मार दिया है, मुझे उनके हाथों नहीं मरना। ये लड़की जो भी मदद मांग रही है, मुझे ये लड़की याद है पिछली जिंदगी में जब मुझे सबने धोखा दे दिया था और मेरे पड़ोसियों ने मेरा सारा खाना ले लिया था। जब मैं रोड पर भूखा प्यासा पड़ा था तब इसी लड़की ने मेरी मदद की थी और मुझे खाने के लिए नूडल्स दिए थे और उसने ही मुझे जिंदा रहने के लिए कहा था। वही एक अकेली लड़की थी जिसने मेरे बारे में चिंता करी। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों के मरने से, पर मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मैं अपने रूम के बाहर के कैमरास को चेक करता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर कोई नहीं है। अभी टेम्परेचर -60 है। लिन का ग्रुप काफी ज्यादा लालची है, पर वो इतने भी बेवकूफ नहीं है कि यहाँ पर खड़े होकर मौत को चुनेंगे। मैं अपनी जैकेट को पहनता हूँ, मैं अपनी क्रॉसबो की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ, ये काफी बढ़िया वेपन है पर थोड़ी स्लो भी, और ये ज्यादा लोगों को डरा भी नहीं सकती। लिन के पास गन है। मुझे ये तो नहीं पता कि उसकी गन में कितनी बुलेट्स बची हैं, पर फिर भी वो मुझे उस गन से मार सकता है। मैं इस क्रॉसबो के सहारे उसे दबा नहीं सकता हूँ और उसके पास तो पूरी गैंग है। मैं एक मैप को निकालता हूँ और उसमें रास्ता देखते हुए कहता हूँ, एक अंडरग्राउंड रास्ता है पुलिस स्टेशन के पास से, जिसके अंदर वेपन्स छुपे हुए हैं। मुझे मेरी पिछली जिंदगी में इसका पता चला था। जहाँ मैं जा रहा हूँ वो पुलिस स्टेशन उसके रास्ते में ही पड़ता है। एक तीर से दो निशान है। मैं अपने बैग को
पैक कर लेता हूँ और ग्लासेस को लगा लेता हूँ। मेरा पहला मिशन है, मुझे स्टेशन से गन उठानी है। मेरे पास गन होगी तो मैं ज्यादा सेफ रहूंगा और उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगा यांग को रेस्क्यू करने। उसने मुझे मेरी पिछली जिंदगी में जो नूडल्स दिए थे वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती थे। मैं किसी तरह से अपने अपार्टमेंट से निकल जाता हूँ। बाहर जोरों की हवाएं चल रही होती हैं। मेरी आंखों के सामने बर्फ बहुत ज्यादा है। अगर मैंने कोई भी गलत कदम लिया तो बर्फ की वजह से आवाज होगी जिसकी वजह से लिन और उसके ग्रुप का ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा। मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है, मुझे सेफली जाकर उसे बचाना है और अपने साथ गन भी लेकर आनी है। मैं ये सोचते हुए वहाँ से आगे जाने लगता हूँ। आगे चलते चलते मेरे पैर रुक जाते हैं और वो बर्फ में धंस जाते हैं। तभी मैं अपने सामने एक बर्फ का पहाड़ देखता हूँ जो कि हल्का सा मूव कर रहा होता है। तभी उस बर्फ के पहाड़ को फाड़कर दो लोग उसमें से हथियारों के साथ निकलते हैं। वो लोग मेरा खाना छीनना चाह रहे थे। वो लोग मुझे मारने के लिए मेरी तरफ आने लगते हैं। मैं तुरंत अपनी क्रॉसबो को निकाल लेता हूँ और उनमें से एक की नेक पर अटैक करता हूँ। वो बंदा तुरंत जमीन पर गिर जाता है और ऑन द स्पॉट मर जाता है। दूसरा मुझे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर मैं एक और एरो निकालता हूँ और उसे उस पर पॉइंट आउट करके उसे डरा कर भगा देता हूँ। वो यहाँ से भाग जाता है पर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। जब वो भाग रहा था तो मैं उस पे उस एरो को शूट कर देता हूँ। वो भी आगे जाकर जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। एपोक्लिप का पहला रूल, अपने दुश्मन को कभी भी रहम मत दिखाओ। उसके बाद मैं वापस से आगे बढ़ने लगता हूँ। कुछ देर बाद मैं रुक जाता हूँ। बर्फ बहुत ही ज्यादा है, इस पर चलना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे कोई गाड़ी चाहिए। अच्छा हुआ मैंने एक सेकंड हैंड स्नो मोबाइल खरीद ली थी और उसे अपने इन्फिनाइट स्टोरेज में सेव कर लिया था। मैं अपने बैग को उस बाइक पर रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस पुलिस स्टेशन में गन्स हो। मैं हेलमेट को पहन लेता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और उसे लेकर सीधा निकल जाता हूँ उस पुलिस स्टेशन की तरफ। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ। जब मैं उसके अंदर जाता हूँ तो वो जगह पूरी तबाह हो चुकी थी। अगर किसी ने इस जगह को लूट भी लिया होगा तब भी अंडरग्राउंड जो आर्मरी है उसे कोई आसानी से नहीं खोल सकता। मेरी पिछली जिंदगी में उसे ब्लास्ट करके ओपन किया गया था। मैं उस अंडरग्राउंड आर्मरी की तरफ जाने लगता हूँ। मैं अपने हाथ में टॉर्च पकड़े होता हूँ और थोड़ी देर बाद ही मुझे उस आर्मरी का गेट मिल जाता है। मैं उसे चेक करता हूँ, काफी मजबूत होता है। मैं इसे हाथों से तो नहीं तोड़ सकता पर मेरे लिए इसे खोलना बहुत आसान है। मैं इस डोर को बस अपने इन्फिनाइट स्टोरेज में सेव कर लूंगा और बुम, ये गेट गायब। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर मुझे गन्स मिल जाए पर जब मैं अंदर जाता हूँ तो जैसा मैंने सोचा था वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कोई ऑलरेडी इस जगह को लूट चुका है पर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि इस बेसमेंट के अंदर एक और सीक्रेट बेस है। मैं इस लॉक को खोल तो नहीं पाऊंगा पर मैं इस लॉक को भी अपने इन्फिनाइट स्टोरेज में सेव कर लूंगा और ये करने के तुरंत बाद इस सीक्रेट बेस के अंदर जो तिजोरी होती है वो खुल जाती है और उसके अंदर गन्स रखी होती हैं। इसमें जो भी गन्स रखी होती हैं वो न्यू मॉडल की होती हैं। मैं उन्हें चेक करता हूँ, फिर एक पिस्टल को अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ और फिर बाकी की गन्स को देखता हूँ। अब एपोक्लिप में मेरे पास हथियार आ चुके थे, अब कोई भी मुझे मार नहीं सका। मैं उस गन को सेट कर लेता हूँ और तुरंत कॉलेज के लिए निकल पड़ता हूँ यांग को बचाने के लिए। आगे मैं अपनी बाइक की मदद से कॉलेज बहुत ही जल्दी पहुंच जाता हूँ। फिर मैं उस बाइक को वापस से अपने स्टोरेज में सेव कर लेता हूँ। मैं फ्रंट डोर पर देखता हूँ तो कुछ कॉलेज के बच्चे खड़े होते हैं जो कि कॉलेज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इस कॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे। मुझे फ्रंट डोर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऊपर से जाऊंगा। मैं अपने स्टोरेज से सीढ़ियों को निकाल लेता हूँ और उन पर चढ़कर ऊपर जाने लगता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूँ मैं उन सीढ़ियों को अपने स्टोरेज में वापस से सेव कर लेता हूँ। मैं जैसे ही अंदर पहुंचता हूँ तो इधर उधर देखने लगता हूँ। मैं देखता हूँ कि अंदर वो लोग आग जला रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था और उनसे ये सारा काम करवा रहा था उन्हीं की कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम हाओ होता है। एपोक्लिप के बाद वो अपनी एक पूरी गैंग बना लेता है और सबके साथ मिलकर बाकी के स्टूडेंट्स को गुलाम बना लेता है। और इस बंदे की पावर्स अब एक हो चुकी हैं। पिछली बार जैसे इसको स्ट्रेंथ की ताकत मिली है इससे कोई भी हरा नहीं सकता। एक लड़का हाओ के पास जाकर उसे बताता है इक्विपमेंट रूम अभी भी नहीं खुल रहा है, यांग बाहर नहीं आ रही है। गुस्से में हाओ अपना चिप्स का पैकेट फेंकता है। वो कहता है यहाँ का किंग मैं हूँ तो वो मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। वो एक कुल्हाड़ी को उठाता और कहता है आज तो ये गई, मैं दूर से ये सब देख रहा होता हूँ। हाओ और उसकी पूरी गैंग इक्विपमेंट रूम की तरफ जा रही होती है। मैं ऊपर वाले टनल से होकर इक्विपमेंट रूम की तरफ जाने लगता हूँ। हाओ और उसका ग्रुप इक्विपमेंट रूम के डोर के पास पहुंच जाता है। हाओ अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और उस डोर को तोड़ने लगता है। वो बार बार उस डोर पे मारे जा रहा था और कह रहा होता है यांग अभी भी मौका है, दरवाजा खोल दो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा खोलने के बाद मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा और बर्फ में जमने दूंगा। अंदर से यांग की आवाज आती है जो कि कहती है यहाँ से चले जाओ तुम जानवर हो, तुम्हारे हाथ आने से अच्छा तुम्हें मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर हाओ को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी गैंग को ऑर्डर देता है कि दरवाजे को तोड़ दो। उसके इतना कहते ही सब लोग दरवाजे पर मारने लगते हैं। मैं इनके ऊपर ही खड़ा होता हूँ, अपनी क्रॉसबो को उठाता हूँ और कहता हूँ पहले मैं इनसे निपटूंगा। तभी हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है हाओ सच में कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है, वो इस दरवाजे को तोड़ कर रहेगा। उस दरवाजे के पीछे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। दूसरा बंदा कहता है जब हाओ उससे बोर हो जाएगा तो हम भी थोड़े मजे कर लेंगे। और ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी मैं अपनी क्रॉसबो को फायर करता हूँ और उनमें से एक बंदे को वो लग जाती है। दूसरा बंदा किसी चीज पे ध्यान दे इससे पहले मैं उसे भी मार देता हूँ। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ अपनी क्रॉसबो को लेकर। ये गन शोर नहीं करती इसीलिए ये मुझे काफी अच्छी लगती है। जो एरोस से मैंने उन लोगों को मारा था मैं उन्हें साफ करके वापस से अपने पास रख लेता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ। हाओ अभी तक गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। डोर को खोलते खोलते वो पसीने से नहा चुका होता है पर वो डोर अभी तक खुला नहीं होता। पूरी गैंग हाओ को चीयर करने लगती है और कहती है बॉस आप ये कर सकते हो। वो भी जोश में आ जाता है, दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर करता है और काफी जोर से दीवार पर मारता है जिसकी वजह से वो डोर खुल जाता है। पर जब गैंग के मेंबर अंदर जाने वाले होते हैं तभी उनके पीछे से एक साथी उनका गिर जाता है जिससे
जिससे उनका ध्यान उस पर चला जाता है। तो वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं किसने ये करा। डोर के खुलते ही हम देखते हैं यांग हाओ के सामने ही बैठी होती है। हाओ उसके पास जाने लगता है। यांग काफी ज्यादा डरी हुई होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसके हाथ में एक चाकू होता है। हाओ हंसते हुए कहता है, भागो, तुम भाग क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ, तुम भाग नहीं सकती? उस चाकू को फेंक दो जो तुमने पकड़ा है। खुद की जान लेने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। यांग डरी हुई होती है और उससे कहती है कि वो पास मत आए। हाओ उसके चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है और अपनी ताकत की मदद से उससे वो चाकू छुड़वा देता है। फिर उसके बालों से पकड़कर उसे ढकेल देता है। वो जाकर जमीन पर गिर जाती है। हाओ उसके ऊपर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही टफ होने की एक्टिंग कर रही थी, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ का बॉस कौन है। और वो बेरहम जैसे हंस रहा होता है। तभी बाहर गैंग के थोड़े मेंबर्स गायब हो चुके होते हैं। सब लोग पता लगाने में लग जाते हैं कि ये किसने करा। बाहर से हाओ उनकी चिल्लाने की आवाज सुनता है। उसका ध्यान तुरंत उन पर जाता है और वो कहता है, आखिर बाहर चल क्या रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है? वो यांग को वहीं पर छोड़ देता है और उसके बाद देखने चला जाता है कि बाहर हो क्या रहा है। पर जैसे ही वो गेट के बाहर देखता है, वो देखता है सामने एक बंदा खड़ा है जिसे वो नहीं जानता। उस बंदे को देखने के बाद पूरी गैंग डर जाती है। हाओ अपनी पॉकेट में हाथ रखे उस बंदे के पास आता है और पूछता है, अब तू कौन है बे? क्या तुमने ही मेरे आदमियों को मारा है? तभी हाओ के गैंग का एक मेंबर कहता है, इसी बंदे ने हम में से कुछ को छुप कर मारा है, इसकी स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे ये कोई असैसिन लगता है। ये सुनने के बाद हाओ कहता है, मुझे लगा था कि कोई मॉन्स्टर होगा, पर ये तो एक इंसान है। कुछ ही देर में पूरी गैंग मुझे घेरने लगती है। हाओ मेरे सामने कहता है, इस मामूली सी क्रॉसबो को पकड़कर खुद को हीरो समझ रहे हो? तुम्हें पता भी यही जगह किसकी है? मैं क्रॉसबो को नीचे करके उसे अपने पास रख लेता हूँ। ये देखकर हाओ कहता है, इसके हाथ और पैर काट दो, मैं इसे जलती हुई आग में फेंक दूंगा। ये बंदा क्या बोल रहा है? मैं अपनी शॉटगन निकाल लेता हूँ, आओ और मुझसे अब भिड़ो। मैं शॉटगन को फायर करना स्टार्ट करता हूँ और एक एक करके उसके वहाँ के सारे मेंबर्स को मार देता हूँ। सिर्फ अकेला हाओ बचता है। मैं वापस से अपनी गन को ऊपर करता हूँ और कहता हूँ, भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। उसके बाद मैं उस गन की बुलेट को हाओ के पीछे फायर करता हूँ, क्योंकि मैं देख लेता हूँ यहाँ पर उसकी गैंग के और मेंबर्स आ चुके होते हैं। उस गन के शॉट से वो लोग डर जाते हैं और थोड़ा पीछे हो जाते हैं। वो लोग हाओ के पास आ चुके होते हैं, पर हाओ अभी भी डर नहीं रहा होता है। उल्टा वो मेरी तारीफ करता है। वो कहता है, तुम इतना भी खुद को महान मत समझो, वो भी बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास गन है। हाओ गुस्से में कहता है, मेरे पास पावर्स है, मैं अवेक हो चुका हूँ, अगर तुम मुझे गोली से मारोगी भी तब भी मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनने के बाद मैं एक सही मौके का इंतजार करता हूँ। हाओ की पूरी गैंग उसे मोटिवेट कर रही होती है ताकि वो मुझे मार दे, पर जैसे ही हाओ आगे बढ़ता है, मैं उसके एक हाथ पर और उसके एक पैर पर गोली मार देता हूँ। उसके बाद सिचुएशन पूरी बदल जाती है। वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। मैं अपनी गन को वापस से रिलोड करता हूँ। उसके तुरंत बाद हाओ अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो मुझे कहता है कि उसके पास पैसे हैं और वो मुझे पूरा स्टेडियम दे देगा अगर मैं उसे छोड़ देता हूँ तो। मैं कहता हूँ, तुम ताकतवर तो हो पर बेवकूफ भी। हाओ अब पूरी तरह से डर चुका होता है। मैं ये कहने के तुरंत बाद हाओ के ऊपर बार बार फायर करता जाता हूँ और उसकी गैंग मेंबर्स के ऊपर भी। मैं उनसे कहता हूँ, जिसमें भी हिम्मत है अब वो सामने आए, पर वो सारे के सारे डर के मारे अपने हथियार फेंक देते हैं और मेरे आगे सरेंडर कर लेते हैं और मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगते हैं। मैं उन्हें वहीं पर छोड़कर वहां से निकल जाता हूँ और इक्विपमेंट रूम की तरफ जाने लगता हूँ। वहां पर मैं यांग को बैठा देखता हूँ जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो मुझसे पीछे रहने को कहती है। मैं उससे कहता हूँ, ये मैं हूँ। उसके बाद मैं उसे जैकेट देता हूँ। यांग पूछती है, तुम हो कौन? मैं उसे उठाते हुए कहता हूँ, ये बात करने की जगह नहीं है, मेरे साथ आओ। मैं उसे बाहर ले जाता हूँ। उसके बाद अपनी बाइक को वापस से बाहर निकालता हूँ, जिसे देखकर वो शौक हो जाती है कि ये बाइक कहाँ से आई। मैं उसे हेलमेट देता हूँ और कहता हूँ, पीछे बैठ जाओ। वो जैसे ही बाइक पर बैठती है, मैं उससे कहता हूँ, मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद करी थी। मैं हमेशा उन लोगों के एहसान चुका देता हूँ जो मेरी मदद करते हैं। यांग काफी कंफ्यूज होती है और कहती है, मैंने तुम्हारी मदद कब करी थी? मुझे तो याद नहीं। मैं उससे कहता हूँ कि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, मुझे यूजलेस लोग नहीं पसंद है। तो जैसे ही मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी मेरी हो जाएगी। अगर तुम्हें कुछ दिखाई देता या फिर सुनाई, फिर भी तुम अपना मुंह बंद रखोगी और जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। क्या तुम ये सब कर सकती हो? यांग कहती है, जब तक मैं जिंदा रह सकती हूँ तब तक मैं करूंगी कुछ भी, जो भी तुम कहोगे। मैं तुमसे कोई सवाल भी नहीं पूछूंगी, भले ही तुम अचानक से बाइक को समझनी क्यों ना कर लेते हो। ये सुनने के बाद मैं स्माइल करता हूँ और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता हूँ। पूरे रास्ते में सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। मैं तेज स्पीड से आगे जाने लगता हूँ। हम देखते हैं जैंग के अपार्टमेंट में लिन और उसका पूरा ग्रुप आ चुका होता है। लिन बैठकर पैरों के निशानों को देखता और कहता है, ये अभी के निशान है। जैंग अपने घर से बाहर निकल चुका है। चैंग काफी कंफ्यूज होता और कहता है, इतने खतरनाक मौसम में वो बाहर क्यों निकला? क्या वो हमसे डर के भाग गया? ये सुनने के बाद लिन कहता है, तुम गलत कह रहे हो, वो भागा नहीं है। अगर तुम्हारे घर में इतना सारा सामान होता तो क्या तुम भागते? वो जरूर से वापस आएगा और यही हमारा मौका होगा। हम खुद से उसके घर के अंदर नहीं जा सकते, पर जब वो वापस आएगा तब उसे मेन रास्ते से होकर ही आना पड़ेगा। सोमे कहती है, तो फिर हम क्या करेंगे? लिन कहता है, हम पहले फ्लोर पर जाल बिछाएंगे और उसके वापस आने का इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद उसे मार देंगे, उसकी चाबी छीन लेंगे और उसके घर के अंदर जाकर उस पर कब्जा कर लेंगे। वो लोग पहले फ्लोर पर जाल बिछाने लगते हैं। वो एक तार को जमीन में रख देते हैं और उसे बर्फ से छुपा देते हैं। वो मुझे गिराने का प्लान बना रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। लिन अपनी गन को वापस से निकाल लेता है और उसको फुली
रीलोडेड कर लेता है। वो सबसे कहता है कि सब कहीं ना कहीं पर छुप जाओ और अपने हथियार लेना मत भूलना। लेन कहता है कि वो सीढ़ियों के पास जाएगा और वहाँ पर गन के साथ बैठेगा। वो बताता है जैसे ही जैंग गिरेगा वो उसके पैरों पर गोली मार देगा। उसके बाद उसका सारा सामान हमारा हो जाएगा। सुमे जो कि सामान के लालच में पागल हो चुकी थी वो कहती है मैं उसकी पफर जैकेट ले लूंगी, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। चियान भी जैंग के गर्म कमरे में जाने के सपने देखने लगती है। सब प्लान के मुताबिक अपनी अपनी जगह पर होते हैं। चैंग आकर लिन को बताता है हमें दूर से जैंग दिखाई दिया है। लिन कहता है जब तक मैं उसे गोली ना मार दूं तब तक कोई हरकत मत करना। मैं जो कि बाइक से आ रहा होता हूँ, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना तैयारी के वहाँ वापस चला जाऊँ। मैं अपने अपार्टमेंट से काफी दूर रुक जाता हूँ और बर्फ को देखकर समझ जाता हूँ कि किसी ने बर्फ से छेड़खानी की है। लिन उसे ये करता हुआ देख लेता है, पर क्योंकि जैंग काफी दूर रुका हुआ था इसीलिए वो उस पर फायर नहीं कर सकता है। मैं यांग से कहता हूँ मुझे कस के पकड़ लो और नीचे झुक जाओ और अपने कानों को बंद कर लो। उसके बाद मैं अपनी पिस्टल को बाहर निकालता हूँ और उसे डायरेक्ट अपार्टमेंट की विंडोज पर शूट करता हूँ। और मैंने अपनी इस गन को सिर्फ इसलिए फायर किया होता है ताकि लिन को पता चल जाए कि मेरे पास गन है, और वही होता भी है। जैसे ही लिन को पता चलता है कि जैंग के पास गन है वो तुरंत उस विंडो के पास से भाग जाता है। मैं एक के बाद एक फायर करता हूँ। उसके बाद मैं वापस से अपनी बाइक को अपने स्टोरेज में सेव कर लेता हूँ और यांग को लेकर आगे जाने लगता हूँ। मेरा पैर उस ट्रैप पर लगता है जिससे उन लोगों ने सेट करा था, पर मैं गिरता नहीं हूँ। जैसे ही दरवाजा खुलता है मैं देखता हूँ लिन और उसका पूरा ग्रुप मेरे इंतजार में खड़ा होता है। मैं अपनी गन निकाल कर उन पर पॉइंट आउट करता हूँ और कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ, और मेरे ये कहते ही वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं। मैं यांग को लेकर ऊपर जाने लगता हूँ। अपने घर के डोर को खोलता हूँ। यांग और मैं अपने घर में वापस आ जाते हैं। मैं जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता हूँ। यांग को जो मैंने जैकेट दी थी वो उसे रख रही होती है। उसके बाद वो आसपास की जगह को देखती है, वो डाइनिंग टेबल को छूती है और उसके बाद जहाँ पर आग जल रही होती है वहाँ पर जाकर अपने हाथ सेकने लगती है। थोड़ी गर्माहट मिलने के बाद वो मुझसे पूछती है कि मेरी जगह इतनी गर्म क्यों है जबकि बाहर तो पूरा शहर बर्फ से ढक चुका है। मैं उससे कहता हूँ कि एक सीक्रेट है। तभी मैं उसके सामने अचानक से अपने स्टोरेज में से खाने को निकालता हूँ और कहता हूँ अभी ऐसी बहुत सी चीजें जो कि तुम्हें नहीं समझ आएंगी। यांग खाने को अचानक से टेबल पर आता देख हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम अचानक से चीजों को ला सकते हो। मैं उससे कहता हूँ हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो, अब बैठ जाओ और खाना खाओ। मैं उस खाने की फोटो खींचता हूँ और अपने मन में सोचता हूँ मेरे पड़ोसियों ने भी क्या जाल बिछा के रखा था। मैं उस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट करता हूँ और कैप्शन में लिखता हूँ अकेले खाने से ज्यादा मजा किसी के साथ खाने में आता है। मेरे प्यारे पड़ोसियों, क्या तुमने अभी तक खाना खाया? तभी हम लिन के ग्रुप पर आते हैं जिसमें चैंग हमें बताता है जो इनकी पड़ोस वाली आंटी हुआ करती थी वो भूख की वजह से मर गई। लिन कहता है अगर हमें जल्दी खाना नहीं मिला तो फिर वो हमारी किस्मत होगी। वो लोग कुकीज खाकर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तभी लिन जब अपना फोन देखता है तो वो देखता है कि जैंग ने ग्रुप पर एक फोटो भेजा है जिसमें बहुत सारा खाना होता है। ये देखकर लिन का ग्रुप काफी दुखी हो जाता है। चियान तो रोने ही लगती है। सब लोग उसके खाने की फोटो को देखकर पागल से हो जाते हैं। लिन तो जैंग को कर्ज देने लगता है और कह रहा होता है तुम साले जैंग बहुत बुरी मौत मरोगे, तुम सहकर हमें गुस्सा दिला रहे हो। पर उन सारे लोगों से अलग मैं तो शांति से बैठकर अपने घर पर खाना खा रहा होता हूँ यांग के साथ। उसके बाद मैं अपने फोन पर ग्रुप पर लिन का रिएक्शन देखता हूँ और उसे यांग को भी दिखाता हूँ। हम दोनों ये देखकर हंसते हैं। उसके बाद यांग मुझसे पूछती है, वो कहती है कि मैं उसे क्रॉसबो चलाना सिखाऊं, और वो क्रॉसबो चलाना इसलिए सीखना चाहती है ताकि वो मेरी मदद कर सके। मैं उसे क्रॉसबो दे देता हूँ। यांग कहती है मैं वापस से कमरे में छुप कर नहीं रहना चाहती। मैं उसे क्रॉसबो सिखाने के लिए मान जाता हूँ। उसके बाद उसे आकर क्रॉसबो को पकड़ना सिखाता हूँ और कहता हूँ एपोक्लिप में तुम बस हेसिटेट मत करना, भले ही तुम्हें किसी को मारना क्यों ना पड़े, और किसी पर भी रहम मत करना। यांग कहती है कि मैं समझ गई। उसके बाद मैं उसे क्रॉसबो को अच्छे से सिखाने लगता हूँ और उसका निशाना सच में काफी अच्छा होता है। वो भी क्रॉसबो को सीख कर काफी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं सुबह सुबह लिन कुछ छुप कर खा रहा होता है। तभी चैंग की आंखें खुल जाती हैं। लिन उससे कहता है मैं तुम लोगों के साथ ये खाना शेयर करने ही वाला था, मुझे ये अभी अभी मेरी पॉकेट में मिला था। चैंग कहता है झूठ मत बोलो, तुम बस अकेले ये खाना चाहते थे। वो लिन का कॉलर पकड़कर उसे उठा लेता है और उससे कहता है पिछली रात मुझे कितनी भूख लगी थी और जब मैं सुबह उठा तो क्या देख रहा हूँ, तुम हमसे छुप कर खाना खा रहे हो। लिन कहता है मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ का लीडर हूँ, मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। चैंग उसे जमीन पर फेंक देता है और उससे कहता है तुमने कहा तुम्हारा होना जरूरी है, तुम जैंग का दरवाजा भी नहीं खुलवा पाए और तुम्हारे जाल भी काम नहीं करे उस पर, तुम्हारी वजह से हम भूखे ही मरेंगे। जो खाना लिन के पास होता है वो लिन से छीन कर चैंग खाने लगता है और उसके बाद वो लिन को मारने लगता है और उसे यूजलेस कहता है। वो उस पर काफी गुस्सा करता है। चैंग गुस्से में सुमे से कहता है आज किसी को भी खाना नहीं मिलेगा, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से निकल जाओ। लिन उठता है और कहता है चैंग तुम अब कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम भूल रहे हो कि मेरे पास अभी भी गन है। चैंग आकर कहता है ओह तो ऐसी बात है, तो मुझे बताओ तुम्हारी गन में कितनी बुलेट बची है, तुम्हारे पास गन होनी ही नहीं चाहिए, वो मुझे दे दो। जब चैंग लिन से गन छीन रहा होता है तभी लिन चैन के ऊपर फायर कर देता है जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, पर वो मरता नहीं है बल्कि उसकी बॉडी पूरी पत्थर की बन जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको अपनी बॉडी में ताकत फील हो रही होती है। उसने अपनी पावर को अवेक कर लिया होता है। लिन चैंग को ऐसा देखकर घबरा जाता है। वो उससे कहता है तुम तो एक मॉन्स्टर में बदल चुके हो। वो दोबारा से चैंग पर फायर करता है और एक बार नहीं बल्कि बार बार करता है, पर उन बुलेट्स का चैंग पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो पत्थर की तरह मजबूत हो चुका होता है जिसे देखकर सुमे और चियान दोनों ही शौक हो जाती है। वो उसे डेमन और मॉन्स्टर कहने लगती है। लिन बहुत
बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ से गन छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। चैंग आकर लिन को गले से पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है, लिन तुम्हारा टाइम अब आ चुका है, अब से मैं ही यहाँ का शैतान हूँ। वो लिन को नीचे फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो वापस से इंसान में ट्रांसफर हो चुका होता है। चियान उसके पैर दबा रही होती है पर वो उसे लात मार देता है। वो उन सबको यूजलेस बोलता है और उनसे कहता है, मुझे खाना चाहिए, मेरे लिए खाना लेकर आओ। अगर तुम मेरे लिए खाना लेकर नहीं आते हो तो मैं तुम्हें बाहर बर्फ में फेंक दूंगा। लिन वापस से उठता है और चैंग को अपना बॉस कहता है और कहता है, बॉस चियांग, हम जैंग के डोर को किसी भी तरीके से नहीं खोल सकते हैं, पर हम दीवार को तो तोड़ ही सकते हैं। वो तो नॉर्मल सीमेंट की है, अगर हम दीवार को तोड़ देते हैं तो हम डायरेक्ट उसके घर में घुस सकते हैं। ये सुनने के बाद चैंग खुश हो जाता है और कहता है, ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। लिन भी मुस्कुराते हुए कहता है, जब हम उसके घर में घुस जाएंगे तो उसका सारा सामान आपका होगा बॉस चैंग। चैंग लिन से कहता है, जाओ और बाकी के पड़ोसियों को भी लेकर आओ, हम सब मिलकर आज जैंग पर अटैक करेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सारे पड़ोसी वहाँ पर आ जाते हैं और इस बार डोर की बजाय वहाँ की दीवार को तोड़ने लगते हैं। पर जब उनसे कुछ नहीं हो पाता तो चैंग उन्हें पीछे कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दीवार को कैसे तोड़ा जाता है। वो अपने हाथ को उठाता है और जोर से दीवार पर पंच मारता है और वो दीवार काफी तेजी से टूटने लगती है। लिन पीछे खड़ा होकर कहता है, अगर हमारे साथ चैंग बॉस है तो दीवार कुछ ही दिनों में टूट जाएगी। दीवार के टूटने की वजह से जैंग के घर के अंदर पानी का गिलास हिलता है। वो तुरंत स्क्रीन पर देखता है। यांग कहती है, जैंग वो लोग तो दीवार को तोड़ रहे हैं, ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। मैं यांग को बताता हूँ, शायद से चैंग ने भी अपनी पावर को अवेक कर लिया है, इसीलिए वो इतना ज्यादा जोश में आ चुका है। अगर उन्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो चलो उनकी मदद करते हैं। तुम जाकर गेट को गार्ड करो, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो कि मुझे कुछ दिन पहले ही आए थे। चलो उन आइडियाज को इस बड़े बंदे पर ट्राई करते हैं। बाहर पड़ोसी थक कर बैठ जाते हैं। लिन उन्हें रॉड दिखाते हुए कहता है, चलो उठो, वापस से काम पे लग जाओ, अगर कोई भी रुकता है तो उसे आज खाना नहीं मिलेगा। चैंग अपने हाथों को वापस से पत्थर में बदल देता है और उनसे कहता है, ओए तुम लूजर, जरा मुझे देखो। वो वापस से दीवार पर पंच मारता है और उसकी ताकत से दीवार टूटने लगती है। जैंग की वॉल पर लगी हुई पेंटिंग गिरने लगती है। यांग अंदर से कहती है, ऐसा लगता है कि दीवारें जल्दी ही गिर जाएंगी, क्या हमें बाहर जाकर उन पर पहले हमला कर देना चाहिए? मैं यांग से कहता हूँ, अभी हमें चैंग की पूरी पावर नहीं पता है, गन्स और क्रॉसबो उसके डिफेंस को नहीं तोड़ सकती। मैं कभी अपनी पावर को पूरी तरह से समझा ही नहीं था। ये बात तो मुझे कुछ समय पहले ही पता चली थी। मेरी पावर सिर्फ स्टोरेज की नहीं है, बल्कि वो एक ब्लैक होल जैसे स्पेस को क्रिएट करती है और जो भी चीज उसके अंदर जाती है वो कट हो जाती है बीच से। अगर मैं इसी चीज को इस्तेमाल करूँ तो मैं चैंग के डिफेंस को तोड़ सकता हूँ। मैं इसे अपना स्पेशल अटैक कहूंगा। बाहर से चैंग दीवार को तोड़ने में लग जाता है। वो एक के बाद एक पंचेस दीवार पर मारे जा रहा होता है। तभी दीवार टूट जाती है। लिन अंदर झाँक कर देखता है। चैंग लिन को साइड करता है और हंस रहा होता है। वो जैंग से चिल्लाकर कहता है, जैंग इधर आओ और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। यांग काफी घबरा जाती है पर मैं उन लोगों से कहता हूँ, क्या तुम लोग अंदर आकर मरना चाहते हो तो अच्छे से दीवार को तोड़ो और अंदर आओ। जैंग पूरा पत्थर का बन के पूरी दीवार को तोड़ने लगता है। उसके बाद वो वापस से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। वो सबसे कहता है, आओ चलो अंदर चले। पर वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं जैंग को अपनी दूसरी पावर नहीं दिखा सकता जो मुझे मिली है। जैंग अपने हाथों में एक तलवार पकड़े होता है जिसे देखकर चैंग हंसने लगता है और कहता है, तुम इस जंग लगी तलवार से मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझ पर तो बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता। आओ और मुझ पर अटैक करो। मैं काफी ज्यादा फोकस हो जाता हूँ और जैसे ही चैंग मेरे पास आता है मैं अपनी स्वार्ड से एक स्लैश करता हूँ जिसकी वजह से वो चैंग दूर जाकर बाहर गिरता है। मेरा वो अटैक उसके सीने पर लगा होता है। लिन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये तो स्वार्ड एनर्जी है। मैं उन लोगों से कहता हूँ, शुक्र मनाओ तुम लोग कि मुझे अभी तक ये स्वार्ड सही से चलानी आई नहीं है, वरना अब तक तुम्हारा सर बचता ही ना। बाकी के पड़ोसी चैंग को उठाते हैं। चैंग के मुंह से खून आ चुका होता है। वो कहता है, जैंग कोई पक्का जादूगर है। सारे लोग उससे डरने लगते हैं। लिन रुकता है और एक पत्थर को उठाते हुए कहता है, स्वार्ड एनर्जी जैसे कल्टीवेशन मानवाज में होती है, ये वैसी नहीं है। इस कट को देखो जो कि इस पत्थर पर लगा है। ये कट फिजिकल फोर्स से तो नहीं हो सकता। आगे ये लोग चैंग को रूम में ले जाते हैं। सुमे उसकी मरहम पट्टी करती है पर चैंग सुमे का हाथ हटा देता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है। चैंग उठता है और कहता है, लिन अब हमारा अगला प्लान क्या होगा? हम क्या करें बताओ? लिन कुछ सोचने लगता है और उन लोगों से कहता है, जरा सोचो, उसके पास स्नो बाइक है और इतना खाना है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता और ऐसे अटैक्स जो कि तुम्हारे डिफेंस को तोड़ सकते हैं। वो अपने पास से सामान को कभी भी निकाल सकता है। क्या उसके पास स्पेशल पावर है? ये सुनने के बाद सुमे कहती है, वो क्या होता है? लिन कहता है, बेसिकली उसके पास अनलिमिटेड स्टोरेज है। अगर हम उसे मार देते हैं तो हम सब कुछ खो देंगे, इसीलिए हमें उसे जिंदा रखना पड़ेगा और उसे अपने कंट्रोल में लेना होगा। उसके बाद उसका सारा सामान हमारा हो जाएगा। वो आदमी एक लिविंग ट्रेजर है। चैंग कहता है, तो तुम्हारा मतलब है हमें उसे अपना गुलाम बनाना होगा? लिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें बस उसके अटैक्स को ब्लॉक करना होगा और उसके बाद उसे बांधना होगा और फिर हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद लिन जो होता है वो एक कोने में बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। चैंग उससे कहता है कि वो नूडल्स उसे दे दे क्योंकि चैंग को भूख लगी होती है, पर लिन वो उसे देने से मना करता है। वो कहता है उसने पिछले 2 दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है, इसीलिए वो उसे ये नहीं दे सकता। पर चैंग उठता है और एक रॉड को उठाकर उससे कहता है, तूने क्या कहा बे? तू मुझे नहीं
नहीं देगा? मैं चाहूँ तो तुझे अभी मार सकता हूँ। वो उसका कॉलर पकड़कर उससे वो नूडल्स छीन लेता है और लिन से कहता है, याद रखना तू मेरा कुत्ता है, मैं जब चाहूँ मैं तुझे मार सकता हूँ। फिर वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, बच्चा है तू मेरा, चला तुझे फैंटा पिलाता हूँ। पर लिन से अब चैंग की गुलामी बर्दाश्त नहीं होती, उसे बहुत गुस्सा आता है। चैंग लिन के सामने जाकर विंडो के पास खड़ा हो जाता है। लिन को अब चैंग का कुत्ता नहीं बनना था। वो अपनी पॉकेट से एक वेपन टाइप का कुछ निकालता है और उससे चैंग के सीने पर मारता है। उसके बाद लिन पागल हो जाता है। वो कहता है, मर जा साले कमीने, सारा खाना मेरा है। वो चैंग का गला पकड़ लेता है और कहता है, ताकत, सारी ताकत मेरी है। और जब लिन चैंग का गला दबा रहा होता है तभी लिन के हाथों से बर्फ निकलने लगती है और वो चैंग को पूरा जमा देता है, जिसकी वजह से चैंग मर जाता है। लिन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसने अपनी पावर्स को अवेक कर लिया है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लिन वापस से सब पे कंट्रोल ले लेता है और एक और बार फिर से यहाँ का बॉस बन जाता है। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सबसे कहता है, अब से मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो तुम सबको मेरी बात सुननी होगी। हम दोबारा से जैंग के घर पर हमला करेंगे और उससे उसका सारा खाना ले लेंगे।